बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर अभिजीत शाह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी करके और इस वक्त जो है मुंबई में आईआईटी में पीडीएफ कर रहे हैं। और अभी इनका एक पेपर पब्लिश हुआ है अमेरिकन ज्योग्राफिकल सोसाइटी में। तो आप लोग जरा देखिए कि आपके डिपार्टमेंट से कितने लोग और किस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इन लोगों से ऊर्जा और इन लोगों से मोटिवेशन लेने की जरूरत है। यस सर। और मम्मी पापा भी एक बच्चे ने पूछा है सर आईआईटी में कैसे जा सकते हैं। बेटा पीएचडी के बाद वहाँ ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट होता है हर जगह पे, तो आप ज्योग्राफी के बैकग्राउंड से भी जाएंगे तो वहाँ पर आपको एडमिशन रिसर्च में मिलता है। यस सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सर आईआईटी जाने के लिए? आईआईटी जाने के लिए क्राइटेरिया ये है कि जैसे आपने पीएचडी कर रखी है, पेपर पब्लिश है और नेट जीआरएफ है, सीएसआईआर है, तो उसी बेस पे असेसमेंट होता है। आप वहाँ डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। डॉक्टर साहब प्रोफेसर सहाय जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका आशीर्वाद इस गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे चाहिए था। देखिए साक्षात आपके दर्शन हो गए। आपको पूरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय बहुत ही याद करता है सर। ये कोविड जरूर आ गया, लेकिन हम लोग चाहेंगे जैसे ही हालात नॉर्मल हो और आप यहाँ आए। अभिजीत से मैंने कहा है कि एक सेंटर यहाँ हमेशा बना के रखिए, क्योंकि पूरा इलाहाबाद याद करता है। और मैं अपने बच्चों से बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, छात्र छात्राएं हैं यहाँ पर, कि आज हमारे बीच प्रोफेसर विजय सहाय जी, जो कि एंथ्रोपोलॉजी में पूरे भारत में जाने जानते हैं, और जो एंथ्रोपोलॉजिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको वहाँ पर मेंबर मनोनीत किया गया है। तो आज ये बहुत ही बड़ा दिन है हमारे लिए कि आज आप हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में साक्षात हैं। बल्कि युवा से मेरी जब बात हुई थी तो उन्होंने लिंक आपको भेजने के लिए मना किया था। कहा था कि अभिजीत को और पापा को लिंक शेयर नहीं करना है, लेकिन हमको लगता है अभिजीत ने कहीं से आपको लिंक आपको उन्होंने दे दिया है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो प्रिय छात्रों, सर भी यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट जो पोस्ट ऑफिस के बगल में हुआ करता था, अब तो नई बिल्डिंग में है, सीआई बिल्डिंग में, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत ही वेल रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेसर और इंडिया के और अब्रॉड में बहुत ही बड़े रिसर्चर आपके सामने हैं एंथ्रोपोलॉजी की फील्ड में। और भारत सरकार ने अभी पिछले साल सर को एंथ्रोपोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसमें मेंबर मनोनीत किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं कोलकाता गया था तो मुझे वहाँ पता चला था, जो शुभा राय जी हैं, तो उन्होंने बताया आपको नहीं मालूम। हमने कहा जी बताइए। कहने एक बड़ी खबर मैं दे रहा हूँ आपको कि प्रोफेसर सहाय जी को भारत सरकार ने जो है एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी आप उसमें मेंबर बनाया। तो सर आज सामने आप हैं, तो मैं आपको उसके लिए भी बधाई दे रहा हूँ। और ये बड़ी बात है, मुझे नहीं उम्मीद थी कि आप रहेंगे यहाँ पर, लेकिन चलिए बड़ा अच्छा लगा कि हमारे बच्चे भी आपको देख रहे हैं। तो कैसे हैं सर? आपकी आवाज सुन करके मैं भी टेम्पटेड हो गया। मैंने कहा लॉर्ड जरा मैं भी नहीं सर, ये असल में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट को इस साल 75 इयर्स पीजी डिपार्टमेंट को, वैसे तो 1937 का है, लेकिन जो परा स्नातक पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस जो थी 1946 से चल रही हैं। तो ये उसी सीरीज में जो हमारे इलस्ट्रियस एलुमनाई हैं उनको बुलाने के लिए हम लोगों ने एक पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है। अरे तो वाह, बहुत अच्छा। युवा सहाय का नाम जो है पहले नंबर पे है। और इधर विगत एक डिकेड से पहले तो पूरब का ऑक्सफोर्ड इसको कहा जाता था, लेकिन एक दशक से थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में युवा से पहले और युवा से बाद कोई इस तरह की उपलब्धि कभी भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों ने हासिल नहीं की जो स्थान युवा को मिला है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में है। आने वाले दिनों में पता नहीं आदमी कब तक रहे ना रहे, लेकिन ये आर्काइव्स में चला जाएगा। तो ये ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के लिए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा दिन है कि हम अपने एक यहाँ के स्टूडेंट्स को जो जिन्होंने सिर्फ यूजी तक नहीं, लेकिन मैंने युवा से कहा आपके सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरने का जो बेसिक जो एलिजिबिलिटी है वो यूजी ही है। तो आप जेएनयू गई और आपने आगे रिसर्च ज्वाइन किया, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप यूजी तक यहाँ रही तो आपकी जड़ें यहाँ पर हैं। और सर दीदी ज्वाइन कर चुकी हैं। अच्छा,
तो डीएम टेहरी नाम से ज्वाइन करिए। आप लोग ईवा सहाय ढूंढ रहे होंगे। अच्छा अच्छा, ओके। इवा सहाय, एम आई ऑडिबल? आप अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। अच्छा, आप अपने शहर में सभी लोग, जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं अपना वादा नहीं पूरा कर पाया। मेरा वादा आपसे ये था, कमिटमेंट ये था कि मैं प्रोफेसर सहाय साहब को ये इस प्रोग्राम का लिंक नहीं भेजूंगा। तो आई एम सॉरी, इसके लिए मुझे आप माफ कीजिएगा। लेकिन वो मेरी हमारे गुरु की हैसियत रखते हैं, और गुरु पूर्णिमा के दिन अगर सहाय साहब को ये लिंक मिल गया है तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, क्योंकि उन सभी के लिए उनका आशीर्वाद यहाँ पर जरूरी है, और वो आशीर्वाद मिल रहा है। तो मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो जुड़े हैं यूजी और पीजी में, ज्यादातर सर हिंदी मीडियम के लोग हैं। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि जो संबोधन मैडम का होगा वो हिंदी में होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इसीलिए मैंने इसको प्रोग्राम को हिंदी में ही उनसे रिक्वेस्ट की है कि एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हुआ करते हैं। तो मैं आज एक ऐसी हस्ती जिन्होंने इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय को और प्रयागराज की धरती को और पूरे देश को गौरवान्वित किया है, ऐसी पर्सनालिटी, जैसा कि अभी हमने प्रोफेसर सहाय साहब जी से कहा कि मैं तो जब से सर्विस कर रहा हूं या उससे पहले भी ऐसा कोई एग्जाम्पल हमको नहीं मिला जो आईएएस को इंडिया में ऑल इंडिया रैंक 3rd और महिलाओं में पहली रैंक मिली हो। तो ये भारत को इन्होंने गौरवान्वित किया है, और वो पर्सनालिटी आज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में बोल रही है। इसलिए इस पूरे प्रयागराज के लिए इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता। और हमारे कुछ मीडिया के भी सर आपकी आवाज म्यूट हो गई है। म्यूट है। अच्छा, तो मीडिया के लोगों ने, कुछ लोगों ने मुझसे लिंक मांगा था, मैं उनका भी वेलकम करता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैंने इनको पब्लिश किया था उस जमाने में, और आज दोबारा हमको मौका मिलेगा सुनने का, तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा दिन है इलाहाबाद के लिए। तो आपने न सिर्फ प्रयागराज को, न सिर्फ इलाहाबाद विश्वविद्यालय को, बल्कि पूरे भारत को गौरवान्वित किया है। और अपने सरल व्यक्तित्व के लिए आप जानी जाती हैं, और अपने कुशल प्रशासन के लिए आप जानी जाती हैं। तो इवा सहाय जी, और इस प्रयागराज की धरती में हम आपका ज्योग्राफी डिपार्टमेंट और ये पूरब के ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले विश्वविद्यालय, जो कि वाकई यहाँ पर आज भी 26,000 स्टूडेंट हैं और केवल 292 टीचर्स हैं। तो किस तरह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चल रहा है। निश्चित रूप से रैंकिंग में हम लोग तो नीचे गए हैं, लेकिन आप जानती हैं कि रैंकिंग के पैरामीटर्स कुछ और होते हैं। जिस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर विजय शंकर सहाय जी जैसे लोग रहे हों, या जिस विद्यालय में दिग्गज उस जमाने में प्रोफेसर फिराक साहब और प्रोफेसर बहुत सारे वेल रिकॉग्नाइज्ड रिसर्चर यहाँ से निकले हैं जो पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो हमारे लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय आज भी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और यहाँ से अलग अलग क्षेत्रों में छात्र निकल रहे हैं। और उसका ये नतीजा है कि 5 मिनट के अंदर आपने देखा है कि पूरा हमारा जो स्पेस था भर गया। तो मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि इवा सहाय जी यहाँ पर 2006 में थी, और इन्होंने ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस से स्नातक किया था। बाद में 2008 में सीएसआरडी में ज्योग्राफी में इन्होंने पीजी किया। और आप जरा देखिए कि 2008 के बाद 2009 में ऑल इंडिया रैंक इनको मिली, महिलाओं में इन्होंने टॉप किया और रैंक 3 थी इनकी। और उसके बाद अगर आप देखें फील्ड पर, इन्होंने 2017-18 में डीएम अल्मोड़ा, उसके बाद 2018-19 में ही एडिशनल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर की रही है, और 2019-20 में मैनेजिंग डायरेक्टर गढ़वाल मंडल विकास निगम के लिए इन्होंने काम किया। उसके अलावा 2020 में एडिशनल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देहरादून में रहते हुए पूरे स्टेट को संभाल रही थी। और उसके अलावा आजकल टेहरी में आप डीएम हैं। लेकिन अगर आप इनके अवार्ड्स की बात करें, मुझे पता चला है, छोटी सी प्रोफाइल मुझे मिली है, अगर मैं इनकी प्रोफाइल को पढ़ने लगूंगा तो 1 घंटा उसी में निकलेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने अपने स्टूडेंटशिप में ही 2007-8 में CSIR फेलोशिप, UGC फेलोशिप, 2018 में इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में गया, 2009 में नेशनल वाटर अवार्ड गोल्ड कैटेगरी में इनको मिला, 2009 में इनको चीफ मिनिस्टर अवार्ड मिला और चीफ मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस मिला। और इनका जो इंटरेस्ट है,
आपको मैं बता दूं ये पूरी तरह से प्रशासक के साथ साथ पूरी तरह से ज्योग्राफर भी हैं। इनका रिसर्च इंटरेस्ट जो है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में भी है, इन्वायरमेंट गवर्नेंस में भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी है, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी में भी है और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में भी है। तो आपके सामने एक कुशल प्रशासक और एक टॉपर, आईएएस टॉपर, और उसके अलावा एक बहुत ही बढ़िया रिसर्चर, और इनका हाईलैंड लोलैंड ट्राइब में भी काम था। तो आज आप आईएएस के साथ साथ एक रिसर्चर को भी सुनेंगे। तो मैं आज पूरे परिवार को, मैं खासतौर से अपने जो सीनियर हैं, मेरे बड़े भाई हैं और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है प्रोफेसर सहाय साहब, और उनके बेटे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी किया था, अभिजीत सहाय, जो कि आईआईटी मुंबई से जुड़े हैं, इस वक्त रांची में है। इवा जी रांची की रहने वाली हैं, वहीं उनका जन्म भी हुआ था। तो मैं पूरे परिवार को और पूरे रांची के लोगों को भी मतलब जो है ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की तरफ से बधाई देना चाहता हूं, और इसलिए कि इवा जी ने हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और ज्योग्राफी डिपार्टमेंट और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को आपने गौरवान्वित किया है। मैं तहे दिल से फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट आपका स्वागत करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। थैंक यू। तो इवा जी आपके सामने अपनी कुछ बातें रखेंगी, उसके बाद लास्ट में 15-20 मिनट बहुत ही जेन्युइन आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उन सवालों को भी अगर आप अपने सामने रखेंगे तो उसका जवाब आपको मिलेगा। इवा जी। जी सर, धन्यवाद सर मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। बस थोड़ा डिफिकल्ट है सर, क्योंकि इसमें मुझे अपने बारे में बोलना है तो उसकी आदत नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में कोई काम जो हो रहा है उसके बारे में बोलने की तो आदत है, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो मैं ट्राई करती हूँ कि जैसे कि कैसे कैसे मैंने तैयारी की और उसके बीच में टिप्स देते हुए मैं 15-20 मिनट बोल लेती हूँ। और नेचुरली अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो अभी बोलने का यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने जो स्टडी का पीरियड रहा है और उसमें भी मैं मेन कॉन्सेंट्रेट करूंगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनके बारे में। तो सर्वप्रथम तो ऐसा रहा कि आप एक तो सभी यहाँ पर स्टूडेंट्स, मीडिया के, इवन अगर टीचर्स हो तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरा बहुत जुड़ाव रहा है और आज भी यहाँ पर बहुत से लोग उत्तराखंड में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मिलते हैं, तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है उनसे मिल करके। तो मैं आगे जो बोलूंगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो इम्प्रिंट रहा है मेरी लाइफ पे, जितना मैंने फील किया है तो उसको मैं विस्तार से बताऊंगी भी। तो इसमें जो शुरुआत थी, मैं 5-6 साल की थी आई थिंक, कि मेरे पापा ने उस समय बोला कि मैं चाहता हूँ तुम आईएएस ऑफिसर बनो, और वहां से ही मैंने ये मतलब मेरा ड्रीम था कि, और फिर मैंने कभी कुछ भी नहीं सोचा उसके अलावा। इवन स्कूल में मैं सेंट मेरिस कॉन्वेंट से मैंने 12th किया है, तो स्कूल में भी भले मैंने पीसीएम लिया हुआ था, बट मेरा कभी जैसे इरादा ही नहीं था कि कोई इंजीनियरिंग का एग्जाम देना है। आई वॉज मतलब बेटर देन एवरेज स्टूडेंट, ऐसा कोई बहुत एक्सेप्शनल तो नहीं थी मैं स्कूल में, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मेरा तो जो गोल है वो बहुत डिफरेंट है और वो क्लास 12th के बाद शुरू होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग मन में थी। उसके अलावा लेकिन फिर भी मैंने 12th में मेहनत की थी, मेरे परसेंटेज अच्छे थे और शायद लेडी श्रीराम या सेंट स्टीफेंस का ही एडमिशन हो जाता, इतना मेरा 92% जैसे मार्क्स था उस समय का। लेकिन मैंने इसको, उस समय चॉइस थी मेरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लेना, तो ये और मैं सोचती हूँ कि मेरी लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस में से ये एक था, क्योंकि एक तो 12th जब आप करते हैं तो मैच्योरिटी लेवल भी बहुत ज्यादा नहीं होता। उसमें मैं नहीं चाह रही थी कि मुझे दिल्ली का एक्सपोजर मिले, मैं घर में ही अपने पेरेंट्स के पास रह करके पढ़ाई करना चाहती थी उस समय। तो मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उस समय सेलेक्ट किया और मेरे ख्याल से वो 3 साल मेरी जिंदगी के कुछ बहुत खूबसूरत सालों में से है। और हर बार क्या होता है कि कहीं पर भी, जैसे स्कूल की भी कभी मनमुटाव की या कुछ इस तरीके की मेमोरीज रहती हैं, या इवन कहीं पर भी आप रहो तो कुछ ना कुछ आपकी मेमोरीज कुछ ना कुछ ऐसी रहती है जो सार कर सकती है टेस्ट को। बट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर मैं रिकॉल भी करूं बहुत डीपली जा करके भी, तो ऐसी कोई भी बैड मेमोरी मेरे दिमाग में आती ही नहीं है कि ये बैड मेमोरी हो सकती है उससे एसोसिएट करके। तो ये मेरे जीवन के बहुत ही फ्रूटफुल ईयर्स थे, एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स थे मेरी लाइफ के। और उसमें जैसे मेरी कैसी लाइफ होती थी, उसमें मैं सेक्शन जेड में थी, ज्योग्राफी का एक सेक्शन जेड, पता नहीं क्यों इंग्लिश को बोला जाता है, शायद आज भी बोला जाता हो, तो सेक्शन जेड बोला जाता था उसको। और उसमें कम बच्चे हुआ करते थे उस समय, बहुत ज्यादा नहीं थे। हिंदी के जो सेक्शंस थे उसमें तो बहुत ज्यादा बच्चे रहते थे, सेक्शन जेड जो इंग्लिश का सेक्शन था उसमें थोड़े कम रहते थे।
तो इसमें कई बार क्या हो जाता था कि, और हम लोगों की क्लास भी ऐसे लग जाती थी 3 बजे 4 बजे, तो क्लासेस ड्रॉप हो जाती थी, मतलब उस दिन क्लास जैसे नहीं हो रही है क्योंकि सारी क्लासेस तो हो गई फर्स्ट हाफ में, ये कोई क्लास है जिसमें हो सकता है कोई मीटिंग हो जाती हो, कुछ हो जाता हो, तो हमारी सेक्शन जेड की क्लास बहुत बार ड्रॉप हो जाती थी। उसमें सिद्दीकी सर ही हम लोगों को रेस्क्यू करते थे, क्योंकि पता चलता कि पता नहीं चल रहा है कि ये सिलेबस है तो इसकी बुक कहाँ से मिलेगी, और कोई भी दुनिया का डाउट होता तो मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, हम लोग सिद्दीकी सर के पास ही चले जाते थे, और वहीं से सर के साथ एसोसिएशन है, और सर इतनी मतलब जान लगा देते थे हम लोग का, पता नहीं सर को याद भी होगा या नहीं याद होगा, लेकिन सर जान लगा देते थे कि वो हम लोग की वो जो छोटी सी प्रॉब्लम हो कि सर ये वाले टाइप का स्टार सेटलमेंट का एग्जाम्पल नहीं मिल रहा, अब सर स्टार सेटलमेंट के एग्जाम्पल्स ढूंढते थे, मतलब आप इसे एसोसिएट कर सकते हो। तो ये चीज मुझे सिर्फ अभिजीत के घुंघराले बाल और खिड़की से झांकते हुए नजर आते थे, मुझे देख के भाग जाते थे, बस इतना याद है। नहीं, मैं थी सर और अंकिता थी, तो हम लोग को मतलब ये था कि सर का सहारा इतना जबरदस्त रहता था कि जिसकी कोई मतलब बात ही नहीं कर सकते। उसके अलावा मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा टाइम बिताती थी। लाइब्रेरी पता नहीं सभी लोग उतना यूज करते हैं नहीं करते हैं, बट बहुत ही एक सेफ हैवन, बहुत ही पीसफुल हैवन होता है किसी भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है उसकी लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में जैसे कि अब कोई टॉपिक है, वो मुझे पता है कि टेक्स्ट बुक जो नॉर्मल होती है उसमें मिल जाता है, लेकिन वो एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं देता, वो एक तरीके से आपको लगता है कि बहुत रोट लर्निंग हो रही है। तो लाइब्रेरी में जा करके मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग पढ़ते रहते थे घंटों ही, मतलब नोट्स बना रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं। अब मुझे सिलेबस के बहुत डिटेल तो हर चीज याद नहीं है, बट वी यूज टू यूज लाइब्रेरी, हम लोग लाइब्रेरी का बहुत ज्यादा यूज करते थे और नोट्स वोट्स बनाते थे, और अच्छी फीलिंग आती थी। मतलब पढ़ाई एकदम से ऐसा कभी नहीं लगा कि बोझ है, बहुत एक्साइटमेंट लगता था भविष्य के लिए, ऐसा लगता था कितनी ज्यादा संभावनाएं हैं और सब कुछ आज हम पे डिपेंड करता है कि हम उनको कैसे करते हैं। तो लाइब्रेरी का यूज बहुत करते थे। फिर मेरी फ्रेंड ज्योग्राफी में थी अंकिता, और एक आकृति करके एक आकृति नाम से भी मेरी फ्रेंड थी, वो साइकोलॉजी में थी। तो हम लोगों का तीनों का एम था कि हम लोग यही आईएएस का ही एम था हम लोगों का। तो हम लोगों ने एक स्टडी सर्कल तो नहीं कहेंगे, ट्रायंगल जैसा फॉर्म कर लिया था, और हम लोग वहां पर जो विमेंस हॉस्टल है वहां यूनिवर्सिटी से लगते ही जो कुछ रास्ता वास्ता खुलता है उधर ही हम लोग चले जाते थे, और उनके वहां पर कुछ क्लासरूम्स भी थे, मेरे को अभी अच्छे से याद नहीं आ रहा उस सेक्शन को क्या कहते थे, वहाँ कुछ क्लासरूम्स भी थे। और फिर हम लोग हर रोज 1-2 घंटा हम लोग डिस्कस करते थे क्या पढ़ा। अब जैसे कोई नॉवल, मेरी फ्रेंड अंकिता भी वो रेवेन्यू सर्विस में है और वो हिंदी मीडियम से थी थ्रू आउट, यूपी बोर्ड की भी थी। तो वो लोग जैसे कोई हिंदी नॉवल पढ़ लेते और मैं इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ती थी, तो इंग्लिश नॉवल पढ़ ली या कोई इंग्लिश की बुक पढ़ ली, उसने कोई हिंदी का कुछ पढ़ लिया, एंड वी यूज्ड टू डिस्कस। हम लोग डिस्कस करते थे बस कि उसका इंट्रोडक्शन से, मतलब आपको उस बुक के बारे में बताना है तो आप कैसे बताओगे। तो ये एक तरीके से हम लोग उस समय ही कर रहे थे। तो ऐसा लगता था जैसे कि नहीं, हमें तो जब आईएएस देना है तो प्री मेंस इंटरव्यू तीनों चीजें देनी है, तो ये इंटरव्यू की भी एक तरीके से हमें तैयारी करनी है, और कैसा हम बोलते हैं, अपने आप को कैसा कैरी करते हैं, ये सब बहुत मैटर रखता है। तो अब जैसे 2 क्लासेस हैं, उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप है, तो हम लोग टाइम को इस प्रकार से यूटिलाइज करते थे। ऐसा नहीं था कि हैंग अराउंड कर रहे हैं यूनिवर्सिटी टाइम खत्म होने के बाद, इस तरीके की तो नहीं था। हम लोग तीनों का नेचर इस तरीके का नहीं था, लेकिन हम लोग उस टाइम को ही बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते थे, साथ मिलके स्टडी करते थे, नोट्स एक्सचेंज करते थे, क्योंकि जैसा कहा गया है कि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो मैं अपना ही पढ़ते ना हूँ और उसको शेयर ना करूँ, तो ऐसा हार्डली कोई ऐसा करता होगा, सभी मतलब शेयर करके और आपस में मिल करके पढ़ते हैं। बट फिर भी नॉलेज जो है वो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, लेकिन उसके लिए ज्ञान अर्जित करना भी उतना ही जरूरी है कि हम ज्ञान अर्जित करें। और अर्जित कैसे करें, वो हमेशा आपको 1 स्टेप या 2 स्टेप आगे जाना है। जैसे आप जान रहे हो, ठीक है ये सिलेबस है, बट उस सिलेबस की मेरे को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि ये बुक में बस मिल गया मुझे 2 पैराग्राफ उसके बारे में तो मैंने पढ़ लिया। कंप्लीट आप पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, मेरा एंथ्रोपी सब्जेक्ट था, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस के कोई सब्जेक्ट है, बट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग की तरफ। ये नहीं कि मुझे बस जवाब लिखना आ गया है, एग्जाम में मैं जवाब लिख लूंगा 500-600 वर्ड्स का या लिख लूंगी, वो अप्रोच नहीं होना चाहिए। जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं वो सिलेबस से हमेशा 1-2 स्टेप आगे जा करके अर्जित करना चाहिए। रेफरेंस बुक्स जो है वो बहुत ज्यादा इसमें रोल प्ले करती हैं। आज तो मुझे नाम भी नहीं याद है लाइब्रेरी में कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स होती थी, लेकिन कुछ जैसे स्ट्रॉलर है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, अगर आप लोगों ने पता नहीं उसको पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बट ये थोड़ा सा वो मीडियम की वजह से भी प्रॉब्लम है। बट कोशिश करिए कि
उसको भी मतलब इस तरीके की रेफरेंस बुक्स जो भी आपको मिलती हैं जो इजी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, उनको भी आप पढ़ने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको एक नया मतलब उसमें पता चलेगा। ऐसे ही आगे जाकर के जो लोग JRF देंगे, अगर आप में से कुछ लोग JNU या DSE में सिलेक्ट होते हैं तो आप लोग CSIR वाला भी JRF, वहां पर काफी क्रेज है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो UGC के JRF का ज्यादा क्रेज है, बट JNU DSE इन सब में CSIR के JRF का क्रेज है बहुत ज्यादा। तो उसमें जैसे ओशियोनोग्राफी पे बुक है गैरिसन, और इस पे वो आपका क्लाइमेटोलॉजी पे बुक है एहरन्स। तो ये बुक्स भी बहुत रेफरेंस वाली बुक्स है और ये सभी बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि अगर CSIR का JRF क्रैक करना है तो आपको इन सब बुक्स को पढ़ना ही पढ़ना है। तो मतलब कहने का मतलब है कि जॉय ऑफ रीडिंग होना चाहिए, कि आप जो पढ़ रहे हो वो इंजॉय कर रहे हो, ना कि मुझे 2 पैराग्राफ यहाँ मिल गए हैं मैंने उसको किसी तरह रट्टा मार लिया, वो वाली अप्रोच नहीं होनी चाहिए। और आज तो जो रीडिंग है वो सिर्फ बुक्स तक तो कन्फाइंड ही नहीं है, नेट एक बहुत ही पावरफुल, मोस्ट पावरफुल मीडियम है, आप नॉलेज जो गेन कर सकते हो। इसमें एक चीज मैं ये एक और शेयर करना चाहूंगी कि ग्रेजुएशन के समय में ही पापा ने, मैं उस समय बहुत आंसर्स लिखती थी, आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करती थी, तो मैंने ऐसे ही कोई आंसर बहुत अच्छी इंग्लिश लिखी और पापा को अपने दिखाया, बहुत भारी भरकम उसमें वर्ड्स थे, तो ही वॉज नॉट हैप्पी, मतलब वो खुश नहीं हुए। उन्होंने ये कहा कि जब हम आंसर लिखते हैं तो हमारी अप्रोच ना कि स्टोरी वाली नहीं होनी चाहिए कि नॉवेल खुल रहा है, एक बहुत ही मतलब एक पावरफुल स्टेटमेंट के साथ वो नॉवेल खुल रहा है, मतलब उसकी ओपनिंग लाइन्स हैं और उसके बाद वो स्टोरी धीरे धीरे डेवलप हो रही है और लास्ट में फिर उसका एक क्लाइमैक्स आ रहा है। उनका ये कहना था कि जब आंसर हम लिखते हैं तो हमेशा वो एक न्यू स्टोरी की तरह होना चाहिए। उन्होंने जैसे एग्जाम्पल दिया कि अगर 2 ट्रेन लड़ गई, आप उसमें हेडलाइंस पढ़ोगे तो हेडलाइंस में आपका जो 2 ट्रेन्स कोलाइडेड इतना इतना लिखा रहा, और उसके बाद जब आप न्यूज पढ़ोगे तो पहले पैराग्राफ में ही 2 ट्रेन्स कहाँ पे कोलाइड की, कितना मतलब क्या कैजुअलिटी हुई, मतलब एवरीथिंग वहां पर होगा। पहले ही पैराग्राफ में पूरा जिस्ट रहेगा, बाद में वो उसमें चलेगा कि अच्छा इन्होंने देखा तो इन्होंने ये बोला, फिर इस पे ये कार्रवाई होगी, मतलब रहेगा। कहने का मतलब है कि कोई भी अगर क्वेश्चन है तो उसमें उस क्वेश्चन का पूरा एक तरीके से सार आपको पहले पैराग्राफ में लिख देना है, ताकि जो भी पढ़ने वाला है वो समझ जाए कि आपको एग्जैक्टली इसके बारे में सब कुछ पता है, और उसके बाद आप उसका विस्तार करिए। तो ये वाला डिफरेंस उन्होंने मुझे बहुत ही, मतलब उसके बाद मेरे आंसर राइटिंग की क्वालिटी में काफी सुधार आया, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही लिखती थी कि एक बिल्कुल वैसा बहुत ही ऑर्नामेंटल टाइप का इंट्रोडक्शन कर देती थी और उसके बाद फिर उसको करती रहती थी। तो इंग्लिश में देखने में तो वो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो आंसर अगर टेक्निकली देखा जाए तो अच्छा नहीं होता था। तो ये चीज मुझे उस समय कहीं पर ग्रेजुएशन का ही टाइम था जब मैंने इसको सुधारा। उसके अलावा IAS की कई बुक्स होती हैं, जैसे दत्तन सुंदरम, DD बासु, क्रॉनिकल, हिंदू, ये सब भी उस समय पढ़ती रहती थी मैं, क्योंकि पहले मैंने सोचा कि ग्रेजुएशन के बाद ही मैं IAS के लिए अपेयर करूंगी। फिर किसी वक्त ये आया ख्याल नेचुरली मेरे फादर की तरफ से ही कि DSE JNU की भी तैयारी करनी चाहिए। तो इनमें तैयारी करने में सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह था कि इनके कोई सिलेबस नहीं था, पता नहीं आज के डेट में है या नहीं है, बस इनका सिलेबस नहीं था। तो कहीं से 10-12 साल के क्वेश्चन पेपर्स मिल गए थे, तो जब क्वेश्चन पेपर्स 10-12 साल के पढ़े तो अपने आप ही सिलेबस का पैटर्न समझ में आ गया कि ये सिलेबस होगा जिस पर ये क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड रहते हैं। और बहुत कुछ जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हमारा सिलेबस है 70-80% तो वही है, 20-30% जो बियॉन्ड है उसके वो फिर हम लोगों को कहीं ना कहीं से ले लेना होता है, लाइब्रेरी से, टीचर्स हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो हेल्प कर देंगे। तो अगर मतलब आप लोगों में से कोई लोग भी DSE JNU कहीं की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन पेपर्स के ही बेसिस पे तैयारी की जा सकती है, और आज के डेट में अगर उसका सिलेबस है तो मैं इसके बारे में मुझे अपडेट नहीं है। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, नोट्स लिखें, आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें, जितना लिखेंगे उतना ही आपको जब क्वेश्चन आप करने जाएंगे, बहुत से लोग ऐसे पढ़ लेते हैं, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती होगी, लेकिन लिखने का कोई भी उसकी चीज उसका कोई बराबरी नहीं कर सकते। तो इसलिए नोट्स रजिस्टर पे रजिस्टर आपके भरते जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस जरूर रहनी चाहिए। उसके अलावा फिर JNU का, अगर आप लोगों में से कोई कभी JNU के लिए इंटरेस्टेड होंगे और JNU का एग्जाम देंगे तो वहां पर अब जैसे मैंने बताया कि तैयारी तो हमने ऐसे की थी कि 70% सिलेबस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही कन्फर्म कर रहा था, 20-30% बाहर से था, तो वो हमने क्वेश्चन पेपर से फिर उसके बाद उसमें निकाल के अच्छा ये सिलेबस में अभी नजर नहीं आ रहा तो ये कहाँ मिलेगा, तो उस तरीके से बुक्स ढूंढ करके कर ली। और आज तो इंटरनेट है तो बहुत ज्यादा ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। JNU में जाने के बाद ऐसा था कि बहुत ज्यादा प्रेशर वहां पर खुद की ही पढ़ाई का था, वहाँ टर्म पेपर्स बहुत कराते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड बहुत कराते हैं, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं IAS JNU में रह करके तो नहीं दे पाऊंगी, कोई फायदा नहीं है।
तो मैंने फिर उस समय जेएनयू की पढ़ाई पे कंसंट्रेट किया। जैसे इलाहाबाद में भी इलाहाबाद की पढ़ाई कभी इधर उधर नहीं जाती थी, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो। ये था कि नहीं, इनको आर्ट्स में मेरी सेकंड रैंक थी पूरे आर्ट्स फैकल्टी में, लेकिन ये था कि जो जिस वक्त कर रहे हैं, ये नहीं कि हमें तो आईएएस देना है तो मैं बाद में देख लूंगी। अगर आप उन्हीं सब्जेक्ट्स में हैं बेसिकली जिनमें आपको आईएएस का एग्जाम देना है, तब तो बहुत ज्यादा बनता है कि आप फिर उन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई बहुत अच्छे से करें उस वक्त की। तो इसी तरीके से जब मैं जेएनयू में थी तो ज्योग्राफी था, अब भले वो ज्योग्राफी आईएएस से बहुत ज्यादा मैच नहीं था, लेकिन अब जब एक बार जेएनयू में थे तो उस समय फिर उसी चीज की पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया, वो चारों सेमेस्टर्स फिर टॉप भी किया। तो दैट वाज आल्सो वेरी गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि सक्सेस जो होती है वो अपने आप में आपको बहुत ज्यादा फिर उससे ज्यादा तो कोई चीज मोटिवेट ही नहीं करती अगर आप यूज्ड टू हो जाए सक्सेस पाने के। तो इसमें किसी का माइक ऑन है, आप प्लीज, ये आशीष कुमार जी हैं, उनका माइक ऑन है, आप म्यूट कर लीजिएगा। तो जेएनयू की पढ़ाई भी बहुत मन से की। उस समय आईएएस की पढ़ाई एक तरीके से थोड़ा सा किनारे हो गई थी, थोड़ा बहुत हिंदू क्रॉनिकल ये सब मैं पढ़ती रहती थी। शायद उस समय मैंने एनसीईआरटी भी उसी समय पढ़ी थी, एनसीईआरटी की बुक्स। लाइब्रेरी वहां भी बहुत अटेंड करती रहती थी। पॉलिटिकल गैदरिंग में नहीं अटेंड करती थी जेएनयू में, पार्टीज नहीं अटेंड करती थी। अगर फ्रेशर या कोई ऐसी पार्टी है भी तो मैं चली जाती थी, खा पी करके चली जाती थी। लेकिन मेरे ख्याल से 10 बजे रात के बाद तो मुझे कोई बाहर कभी किसी ने नहीं देखा होगा, अनलेस एंड अनटिल एग्जाम हो रहा है और नीचे जाकर के मैगी खाना है और रात भर जग रहे हैं एग्जाम के लिए। तो उसके अलावा तो ये चीज है कि जेएनयू में मतलब हम जाते हैं तो जनरली एक चीज रहती है कि नहीं ऐसी लाइफ ही आपको जीनी है, तो वो चीज के चक्कर में कभी नहीं आना चाहिए कि हमको ऐसी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम वैसा बन जाए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट इसमें एक किस्सा था कि मैं जिस साल गई तो उस समय तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैं ही अकेले थी, लेकिन उसके बाद उसके अगले साल 7-8 बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के क्वालिफाई करके जेएनयू पहुंच गए। वो मतलब मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन था उस साल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। तो उनमें से एक ने मुझे एक बार कहा, ऐसे ही लाइब्रेरी के बाहर मिला होगा, तो उसने कहा कि मैडम आपके ना सारे दिख जाते हैं, मतलब आपके पूरे बैच के लोग जेएनयू भर में दिखते रहते हैं, आप बिल्कुल नहीं दिखते। तो मेरा एक्सेस यही रहता था कि बस मैं हॉस्टल से निकलती, फिर अपना क्लास करने जाती, फिर क्लास से बहुत से बहुत लाइब्रेरी गई, कभी किसी फ्रेंड के साथ चलो चाय वाय पी लिया बहुत किया, फिर आकर के कमरे में। जब रिजल्ट भी आया था तो इवन मेरे हॉस्टल की लड़कियां कह रही थी कि ये लड़की थी कौन, मतलब कहाँ पर थी जो 3rd रैंक है और हमारे हॉस्टल में हमें नहीं पता कि थी। तो कोई जरूरत नहीं है आपको बहुत नोन बनने की, पॉपुलर बनने की, पढ़ाई का पीरियड है, एनोनिमस रहे तो कोई फर्क, मतलब वो आपको फायदा ही देगा। उसके अलावा मैंने एमफिल वहां से नहीं की, जेआरएफ के एग्जाम्स मैंने वहां पर दिए थे, बहुत पढ़ाई की थी मैंने दोनों जेआरएफ के लिए, यूजीसी के भी, सीएसआईआर के लिए, दोनों। और मैंने यही सोच के की थी, इसलिए नहीं की थी कि मुझे कोई रिसर्च, उस समय मुझे पता था कि मुझे आईएएस का एग्जाम देना है, तो रिसर्च का तो नहीं था उस समय उतना क्वेश्चन, बट कि इनकी तैयारी में भी मेरी आईएएस की तैयारी ही छुपी हुई है, तो ये समझ के दिया था। फिर मैंने एमफिल तो नहीं मैंने किया था उस साल, मैंने फॉर्म भी नहीं भरा था और मैं जेएनयू से अपने घर आ गई। घर में थोड़ा सा मैंने देखा कि थोड़ा लेथार्जिक हो रहे हैं, बहुत उतनी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, 5-6 घंटे ही पढ़ाई हो पा रही है, प्लस कंपटीशन का बहुत आइडिया नहीं है। तो उस वजह से मैंने सिर्फ वाजीराम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है अभी भी, उसको मैंने ज्वाइन किया था सिर्फ इन्हीं वजह से, क्यों आइडिया मुझे था कि क्या पढ़ना है, बट एग्जैक्टली मैं कंपटीशन का आइडिया लेने चाह रही थी। और अगर जो लोग कोचिंग नहीं अटेंड कर सकते, एकदम कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप जब भी पिछले 6-7 साल के टॉपर्स का जब, या जो भी लोग आईएएस निकालते हैं उनसे जानेंगे कि ये बुक्स पढ़नी होती है, तो बेसिकली वही बुक्स पढ़नी होती है। हाँ, आप कोचिंग से ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको कहीं से उनके नोट्स मिल जाए, आपके कोई फ्रेंड्स वहां पर हो उसके 1 साल पहले के, जबकि भी नोट्स मिल जाए तो वो भी सफिशिएंट होते हैं। मतलब मैंने देखा कि 1-2 महीने ही मुझे कोचिंग का फायदा नजर आया, बाद में फिर तो मुझे लग रहा था कि मैं ही उसके आगे आगे चली जा रही हूँ। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये इंडिस्पेंसेबल है, ये नहीं होगा तो हम नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब 50% लोग ऐसे होते हैं किसी भी बैच में जो कोचिंग नहीं किए रहते हैं, 50% ऐसे होते हैं जो कोचिंग किए रहते हैं। तो ये मतलब बहुत जरूरी नहीं है। कुछ टिप्स जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगी, जो मैंने बीच में भी बोला कि अब मैं लास्ट में ही आ रही हूँ, जो मुझे बोलना था कि रोट लर्निंग वर्सेस नॉलेज। आप नॉलेज की तरफ जाइए, रोट लर्निंग, ये मैंने जैसे पहले भी आपको बोला कि जितनी बुक्स पढ़ सकते हैं, मेरे ख्याल से पूरे आईएएस देने के लिए मैंने 100-200 तो रेफरेंस बुक्स पढ़ी होंगी। एंथ्रोपोलॉजी की भी मैं सारी रेफरेंस बुक्स ही पढ़ती रहती थी। शायद ही एंथ्रोपोलॉजी में तो मैंने टेक्स्ट बुक्स पढ़ी नहीं है, ज्योग्राफी में तो टेक्स्ट बुक्स पढ़ी भी है, एंथ्रो में तो हार्डली मैंने कोई टेक्स्ट बुक पढ़ी है। अगर इसमें कोई एंथ्रो के स्टूडेंट होंगे तो जैसे वो लोग रिलेट कर सकते हैं इससे, पी नाथ और इस तरीके की बुक्स होती हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आई कभी कि वो कहना क्या चाह रहे हैं।
DNA RNA ऐसा लग रहा है सिर्फ रटना है। और वही मैंने जब रेफरेंस बुक्स पढ़ी तो एग्जैक्टली सारे जो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के सारे होते हैं आपके कंसेप्ट इतने ज्यादा क्लियर हुए कि फिर एंथ्रोपोलॉजी में इंटरेस्ट आया। एंथ्रोपोलॉजी में इंटरेस्ट नेचुरली जो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है वो मुझे अपने फादर की वजह से था, लेकिन बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप बस टेक्स्ट बुक आप पढ़ने जाओ तो लगता है कि पता नहीं क्या करना है और कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहां आप रेफरेंस बुक्स पढ़ने लग जाओ ये कंसेप्ट्स आपको क्लियर होने लग जाते हैं तो आपको मजा आने लग जाता है फिर वो पढ़ने में। तो इसलिए नॉलेज की तरफ जाइए, ये नहीं कि इतना इतना सिलेबस में लिखा हुआ तो इतना इतना ही पढ़ेंगे या एक बुक से काम चल रहा है तो हम एक बुक से ही पढ़ेंगे। अगर आपके पास सोर्सेज ज्यादा हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं इसका कंसेप्ट आप और क्लियर कर सकते हो तो जरूर उसको क्लियर करिए। और जैसा मैंने कहा कि जितना आपसे एक्सपेक्टेड है कि पढ़िए किसी भी सिलेबस किसी भी एग्जाम के लिए, उससे 2-3 कदम आगे ही जाकर के पढ़िए। फिर पीयर प्रेशर में बिल्कुल मत आइए, भले आपके लोग हंसी उड़ा दें, चाहे दुनिया में आपको कुछ भी कहें। सबसे खराब चीज जो होती है जो इस समय बच्चे झेलते हैं वो पीयर प्रेशर ही होता है कि हमको इस तरीके से बिहेव करना है, इस तरीके से रहना। अगर मैं ये नहीं कर रहा हूँ तो मैं बैकवर्ड हूँ, मैं फैशनेबल नहीं हूँ। मतलब ये वाली फीलिंग्स बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। मतलब आपको बहुत कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि यू आर डूइंग राइट। सोशल मीडिया में आज के डेट में भी किसी फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में कहीं पर नहीं हूँ। मतलब मुझे नफरत है इन सब चीजों से, मैं स्ट्रेट कहूंगी। जितना भी लोग कहें कि ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और ये आजकल की टेक्नोलॉजी के साथ मैच करना चाहिए, मुझे इनका यूज आज तक समझ में नहीं आया है कि अगर मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक में हूं तो ये क्या वैल्यू मेरी लाइफ में ऐड कर रहा है। आज तक मैं 10 साल हो गए इन सब चीजों को आए हुए, लेकिन मैं फैदम नहीं कर पाई हूँ। व्हाट्सएप में जरूर हूँ क्योंकि व्हाट्सएप से ही हम लोग के ऑफिशियल कम्युनिकेशंस आजकल एक तरीके से व्हाट्सएप पे ही सारी चीजें चलती हैं। तो बट सोशल मीडिया में अगर आप नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है। कभी आप जॉब में आ जाना, मैं तो आज भी नहीं हूँ, तब आपको लगेगा कि ठीक है मुझे नेटवर्किंग करनी है, कुछ करनी है, देन यू कैन टेक अ डिसीजन। बट आज की लाइफ में जब आप स्टूडेंट हो तब इन सब चीजों से इसका एक भी फायदा नहीं है। अगर एक भी फायदा कोई मुझे गिना दे कि मैं आईएएस बनने में मुझे ये फायदा होता है, तो भले किसी आईएएस ऑफिसर से आप फेसबुक में कनेक्ट कर रहे हो तो वो भी आपको मतलब आई डोंट थिंक सो कोई भी जब एक बार कोई निकाल लेता है एग्जाम तो वो तो कभी भी जा करके उसका मतलब दिमाग की ये स्थिति नहीं रहती कि फिर वो बता पाए कि कैसे पढ़ना है। कुछ सालों तक तो मतलब रहती नहीं है स्थिति। तो इसलिए उसका मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी फायदा है। और वो आप जितना बचे रहें, जॉब में आ जाएं, उसके बाद देन यू आर मतलब आप अपना भला बुरा समझ सकते हो, उसको किस लिमिट तक यूज करना है समझ सकते हो, देन यू आर ऑन योर ओन। अब आप ये सब डिसीजन ले सकते हो। बट अभी मैं कहूंगी कि स्टूडेंट्स जब आप हो तो इन सब चीजों से जितना दूर रह सकते हैं। और ये भी पीयर प्रेशर की चीज होती है, अरे यार तुम फेसबुक में नहीं हो, तुम इंस्टाग्राम में नहीं हो, पीयर प्रेशर में बिल्कुल नहीं। आपको अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, हमारे फ्रेंड्स सब तरीके के होते हैं, कोई बहुत अच्छे स्टूडियस होते हैं, कोई बहुत ही एथलेटिक होते हैं, कोई बहुत इंजॉय करने वाले होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये लग रहा है कि उस फ्रेंडशिप की वजह से मैं कुछ ऐसे चीजें कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो कि मुझे अपने गोल से इधर उधर ले जा रहा है, या जो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मे बी इट्स नॉट ओके, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, तो वैसी दोस्ती फिर नहीं होनी चाहिए। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। मतलब मैंने 18 घंटे पढ़ाई की थी, मेरे ख्याल से कभी कभी मैं 20 घंटे भी पढ़ाई कर लेती थी, इतना जरूरी। और मैं हर पूरे 5 साल में नहीं किया है, मैंने ये सिर्फ प्री और मेंस के बीच में किया था। और मैंने इसलिए किया था क्योंकि जब मैंने मेरे ख्याल से जब आईएएस की प्रॉपर तैयारी स्टार्ट की, एमए के बाद फिर कोचिंग के बाद, तो मैंने ऐसे सोचा था कि जब आप कोई चीज 20 साल से सोचते हो कि मुझे ये काम करना है, तो फिर ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे बस ये निकाल लेना है। जब 20 ईयर्स से सोचा हुआ है, दो दशक से करीब, तो मेरे को टॉप करना है। मतलब वो उस समय से ही मैंने जब पढ़ रही थी तभी मेरा डिसीजन था कि आई हैव टू टॉप। मतलब अगर मैंने टॉप नहीं किया तो मेरी पढ़ाई बेकार है, और मैं शायद ये क्योंकि एक बार नौकरी हो जाएगी तो फिर ये वाली पढ़ाई तो होगी नहीं, तो ये आखिरी बार मैं अपनी लाइफ की पढ़ रही हूँ। और अगर ये मुझे पाना है तो ये एक तरीके से तपस्या ही रहेगी मेरी, और ये एक ही बार करना है, ऐसा नहीं कि मुझे जिंदगी भर करते रहना है ये चीज। तो ये सब सोच करके जब मैंने पढ़ाई की थी तो वो 18 घंटे 20 घंटे भी जाती थी, जुनून था, नई जरूरत है ये सब करने की। मुझे था कि मुझे पहले अटेम्प्ट में ही निकालना है, मुझे टॉप ही करना है, मतलब इस तरीके के मेरे जुनून थे। बट जरूरी नहीं है, इसके कई बार अन्य भी साइकोलॉजिकल और भी इम्पैक्ट्स होते हैं। जैसे कि उसके बाद 3-4 साल तक मैं कुछ पढ़ने में ना मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो थोड़े उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स होते हैं। वो नहीं मतलब अगर नहीं भी किया जाए तो इट्स ओके, मतलब ठीक है मैंने कर लिया, वो अलग बात है। बट मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि 18-20 घंटे कोई पढ़ रहा है तो वो तो ही कर रहा है, बल्कि उसके लाइफ में कई बार एडवर्स इफेक्ट्स भी हो जाते हैं, तो वैसा नहीं करना है। लेकिन हाँ 14 आवर्स 15 आवर्स कम से कम इतना तो आप अगर दे रहे हो डेली और बाकी काम भी कर रहे हो तो उतना सफिशिएंट है। खासकर जिस साल आप अपीयर कर रहे हो, जिस साल अपीयर नहीं कर रहे हो तो ठीक है 9-10 घंटे भी आप अपने स्टूडेंट एज में पढ़ाई कर रहे हो
या 7-8 घंटे भी कर रहे हो अगर आप कई और एक्टिविटीज में या घर के कामों में लगे हो, तो दैट्स मतलब गुड एनफ। इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूज करें। उसके अलावा फिटनेस पे बहुत ज्यादा उस समय मैं एक्सरसाइज वगैरह भी करती थी, और आज के डेट में तो योगा मेडिटेशन जितना काफी प्रचार भी इसका हो गया है, और ये चीजें बहुत जरूरी है हेल्दी लाइफ के लिए, क्योंकि आपकी हेल्दी बॉडी जब रहेगा तभी आपका माइंड बहुत हेल्दी तरीके से काम कर पाएगा। और इस तरीके की जो फिजिकल एक्टिविटी की, चाहे योगा हो, मेडिटेशन हो, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है, उसकी आदत अगर रहती है तो वो लाइफ भर फायदा करती है। तो वो सिर्फ इसलिए नहीं रहती किसी एग्जाम के लिए या अपने स्टूडेंट लाइफ के लिए, बट वो आगे के लिए भी रहती है। तो उसकी हैबिट जरूर इनकलकेट करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करीब करीब डेली करें। डेली नहीं कर रहे हैं तो इंटरमिटेंटली, ठीक है, किया, फिर थोड़ी फिटनेस हो गई, थोड़ा छोड़ दिया, वॉक कर लिया, फिर शुरू कर लिया, मतलब समथिंग शुड बी देयर। तो इसलिए तो आई थिंक मुझे जितना कहना था मैंने कह लिया। अब बाकी सर आपको अब जैसे मर्जी या फिर सेशन। जी आपने बहुत ही सरल तरीके से जो बच्चों को समझ में आ रही होगी और सारी बातें कह दी लगभग, और रियली कोई भी एस्पेक्ट आपने छोड़ा नहीं है। और हम कुछ बच्चे हैं जो पीजी के हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। एक तो श्रुतिका साहब भी हैं, अगर यहाँ होंगी, अभी 2 साल पहले, पिछले साल उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था। और जो सीरियसली लगे हुए हैं, जो बच्चे मेंस वगैरह क्वालिफाई कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप हैंड रेज करें और मैं ताकि अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, और ईवा मैम से आप फोन ये अपना कोई भी प्रश्न जो है वो कर सकते हैं। और डॉक्टर दीपक अलाउ कर दीजिएगा, उनका माइक जो ऑफ है तो उनको अलाउ कर दीजिए। Ma'am, good evening, ma'am. I wanted to ask you a question. That since I am preparing for this exam. First of all, introduce yourself. Ma'am, I am Raj Singh from Jaunpur, Uttar Pradesh. I have completed my graduation this year itself, and I have been preparing for this examination since last year. So I am thinking about giving my first attempt this year itself. So I have prepared all the things, but the only thing that is missing is test series. Some people are telling me that it is the most important thing, and since you have not given, you should think about the next attempt. Ma'am, what are your ideas? Ma'am, since I'm thinking that इसके बारे में राजीव जी, मैं इसके बारे में बहुत क्लियर हूँ। टेस्ट सीरीज क्या होता है, आप जो कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और इस तरीके से ऑनलाइन कई लोग चाहते हैं। yes, नहीं, वो बहुत, मैं वाजिम एंड रवि जो है वो सबसे अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट उस समय का मेरे टाइम का माना जाता था। मैंने उनकी भी टेस्ट सीरीज देखी थी और की थी। इतना आपको भटका दे रहे हैं वो कि मतलब मैंने फ्रस्ट्रेशन में छोड़ी। उसके 10-20% तो क्वेश्चंस वैसे रहेंगे जो आपको यूपीएससी स्टैंडर्ड के रहेंगे, बट बाकी नहीं रहेंगे। आप उससे बेटर ये करिए कि आप आईएएस के पिछले 10 साल के क्वेश्चन जो सॉल्व होंगे, पहले उनको सॉल्व करिए और फिर अपना आंसर मैच करिए, तो आप खुद ही पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। जैसे मैंने स्टार्ट किया था जब, तो 120-150 या कुछ प्री में क्वेश्चंस आते थे। तो मैंने जिस साल मतलब शुरू किया 12th जब मैंने पास किया, और मैंने मतलब अपने जो बेबी स्टेप्स हैं वो रखे, तो मैंने देखा कि तुक्का वुक्का लगा करके मेरे 40 सही हो रहे थे। ठीक है, तुक्का लगा के हुए थे क्योंकि उस समय जनरल नॉलेज का मुझे 0 आइडिया रहता था, तो वैसे 40 सही हुए थे। और फिर लेकिन ये प्रैक्टिस मैंने ना हर साल रखी। जब हर साल आता था क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स का होता था तो मैं उसको सॉल्व करती थी। तो टेस्ट सीरीज अगर आपने नहीं की है तो बहुत ही अच्छा किया है। कई बार पता नहीं, आई डोंट नो आप कहाँ की टेस्ट सीरीज कर रहे होंगे, हो सकता है वो बड़ी अच्छी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने वाजीराम की थी और मैंने उसको फ्रस्ट्रेशन में छोड़ दी, क्योंकि आप कुछ और ही पढ़ रहे हो और आप जान रहे हो कि मैंने जो यूपीएससी के क्वेश्चंस देखे वो तो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, तो वो भटका देंगे। आप पिछले 10 साल के यूपीएससी के ही क्वेश्चन सॉल्व जहां पर भी आता हो, आप उनको पहले उसके आंसर मत देखो, आप खुद सॉल्व करो। आप जैसे कि आपको एग्जाम देना है, आपने 1 हफ्ता सॉल्व किया, फिर उसके बाद आप अपनी जनरल जो पढ़ाई आप जारी रख रहे हो आप करो, तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो मुझे इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अगले हफ्ते जब आप करोगे तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा, इस तरीके से उसके अगले हफ्ते आप करोगे तो आपका बढ़ जाएगा। तो और आपको ऐसा नहीं है कि आपने एक पेपर सॉल्व किया फिर आपने देखा अरे ये तो 4-5 टॉपिक से आता है मैं उठा के पढ़ने लगे, ऐसा नहीं करना है। ये तो आपकी हैबिट है कि आप हर संडे जैसे करते हो, वो अपने आप आपके सबकॉन्शियस में ये चीज होती रहेगी कि यू विल नो कि मुझे को इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, वो ऑटोमेटिक होगा। तो इसलिए आपने अगर नहीं किया है
तो उस पे परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और वो मे भी आपको तो इधर उधर कर देगा, आप कुछ और ही तैयारी करने लग जाओगे, परेशान हो जाओगे, अरे यार मेरे इतने कम मार्क्स आ गए। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। खासकर मल्टीपल चॉइस में टेस्ट सीरीज जो है वो यूपीएससी के क्वेश्चंस की रियलिटी से बहुत डिफरेंट होती है। नेक्स्ट Ma'am, very well said, ma'am. Ma'am, ma'am, I'm solving the test series of prelims, but ma'am, I was asking about main test series. Ma'am, some people are saying that before prelims, beforehand you should solve many test series for mains, since the art of answer writing comes by writing the answers in the real sense of examination. So, ma'am, I was thinking about doing this test series after prelims. मैम बट आई एम बिट कंफ्यूज बिकॉज सम पीपल मैम कुछ लोग कहे कि जो है टेस्ट सीरीज नहीं दिए हो तो इस बार मत अटेम्प्ट करो, टेस्ट सीरीज मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हारी आंसर राइटिंग स्किल्स, तुम इवैल्यूएशन नहीं पता चलेगा कि तुम रियल कंपटीशन में किस पे हो। मैम तैयारी भले ही मैंने मैम पिछले 1 साल से काफी कुछ किया है। जो लोग भी क्वेश्चन टेस्ट करते हैं ना, वो तो आई डोंट थिंक सो कि वो लोग यूपीएससी के आंसर चेक करते होंगे, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज अभी नहीं अटेम्प्ट की, बिकॉज आई हैड माय फादर जो कि बहुत ही मतलब वो मैंने आपको बताया, उन्होंने जो मुझे बहुत ही छोटा सा बताया था न्यूज स्टोरी, और उसका फिर वहां से मैंने पिक किया था। आपके भी टीचर्स होंगे, आप उनको अपने दिखाइए कि आपके 10 साल के अपने क्वेश्चन पेपर्स जैसे सॉल्व किए खुद ही, आईएएस के रियल क्वेश्चन पेपर्स। तो अगर आपके पास टीचर्स हैं बताने को, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कहीं आप चेक करने भेजोगे, वो पता नहीं कैसे चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे। तो मेंस की तो मैंने टेस्ट सीरीज नहीं की है आज तक। मैंने प्री की तो करने की कोशिश की थी, तो 1-2 में ही मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया, मैंने छोड़ दिया। बट मेंस की तो मैंने कभी भी नहीं की। ठीक है, आप उससे थैंक यू सो मच मैम, दैट वाज अ बिग कंफ्यूजन फॉर मी। आपके टीचर्स हैं ना, जैसे वैसे टीचर्स जिनको लुक अप टू करते हो, तो उन टीचर्स से आप जरूर अपने आंसर्स दिखवाइए। और वो जो न्यू स्टोरी वाला मैंने आपको बोला ना, आज की डेट में मुझे कुछ भी मतलब 10-12 साल हो गए एकेडमिक वर्ल्ड से, तो मैं अभी मेरे को क्वेश्चंस भी दिमाग में नहीं आ रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल कुछ भी रहता है ना, मान लीजिए कि व्हाट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स आर देयर, मैं सिद्दीकी सर के ही सब्जेक्ट से याद करके बोल रही हूँ बस। तो उसमें देयर आर दीज मेनी टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, दिस करके स्टार्ट किया आपने, मतलब बिल्कुल आपको क्रिस्प एकदम स्टार्ट करना है। मतलब शुरू क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स आर देयर। ऐसे ये बहुत ही वेग क्वेश्चन है, क्योंकि कोई कहेगा 10 सेटलमेंट्स 10 प्रकार के हैं, कोई कहेगा 15 प्रकार के। बट फॉर एग्जाम्पल मैं बस दे रही हूँ, या कोई कहता है कि सर मतलब मेरी हेल्प करिएगा, मैं सही में मतलब कंफ्यूज हो जा रही हूँ, कोई क्वेश्चन ऐसा जैसे आप बताएं तो मैं बताऊं कि उसका आंसर कैसे देना है। मेरे दिमाग में भी आए कोई भी ज्योग्राफी का कुछ भी क्वेश्चन, मतलब आप लोग ही कोई क्वेश्चन डालो, तो मैं बताती हूँ कि उसको कैसे जवाब देना होगा। कोई भी प्रश्न करिए, कोई भी प्रश्न कर लीजिए, मैं सही आंसर नहीं दूंगी, कोई जरूरी नहीं है, बट कैसे आंसर देना है वो बता दूंगी। मैम जैसे इंडिया में प्रवास के कारण, जैसे आप जैसे मैम इंडिया में जो प्रवास के कारण हो रहे माइग्रेशन के, उस पर मैम थोड़ा नहीं बताइए। हाँ, माइग्रेशन, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। तो आप शुरू ही करिएगा कि माइग्रेशन इज डिफाइंड एज दिस। ठीक है, माइग्रेशन की डेफिनेशन ही आपका पहला जो होगा वो हुआ इन इंडिया। उसके बाद आपने माइग्रेशन डिफाइंड कर दिया इन इंडिया। अब मुझे ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं ध्यान है, उस समय किया होगा हो सकता है। तो माइग्रेशन इज डिफाइंड एज, जो भी आप डेफिनेशन है माइग्रेशन की, मुझे पता है, याद नहीं आ रही बस, लेकिन माइग्रेशन की एक डेफिनेशन है प्रॉपर, तो आपने कर दिया। अगर आप जानते हो कि किसी ऑथर ने डिफाइन किया, तो आपने मतलब नॉट ऑथर लाइक माजिद हुसैन या कोई जो टेक्स्ट बुक्स लिखते हो, बट अगर किसी जो ऑथर्स जो रेफरेंस बुक्स लिखते हैं, जो जिनके अपने वर्डिंग्स रहते हैं, तो अगर आप उनको कोट करना चाहते हो तो यू कैन डिफाइन की अकॉर्डिंग टू मतलब दिस माइग्रेशन इज डिफाइंड। नहीं आता है तो सिर्फ माइग्रेशन जो भी टेक्स्ट बुक में आपके हैं, तो माइग्रेशन इज डिफाइंड एज मतलब जहां पर भी लोगों का ऐसे वैसे आना जाना होता है इन वजह से। एंड इन इंडिया the types of migrations which have been identified as are 6 in types, 5 in types, जितने भी रहते होंगे namely। और उसके बाद उसको हिंदी में अब कर दीजिए, मैं मतलब उतना नहीं बता पाऊंगी आपको हिंदी में, बट उसके बाद उसको हिंदी में कर दीजिए, तो एकदम क्रिस्प आपका आंसर हुआ। तो और कंक्लूड आपने कर दिया कि 10 कंक्लूजन भी आपको कोई ऐसा नहीं सोचना है कि कोई रॉकेट साइंस है, जो आपने लिखा है उसी को समराइज कर देना है, बस खत्म आपका आंसर, इतना ही। अब इस चीज को करने के लिए टेस्ट सीरीज की कोई जरूरत नहीं है, आपका अपने सब्जेक्ट में कमांड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, बहुत उल्टी सीधी चीजें उसमें लिखने की जरूरत नहीं है माइग्रेशन पे, मतलब टू द पॉइंट की ये टाइप होते हैं एग्जाम्पल, टाइप एग्जाम्पल,
टाइप मतलब टाइप का विस्तार और उसका एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी होते हैं, जैसे एक माइग्रेशन आपका पार्टीशन था तो उसका भी कुछ ना कुछ होगा, फोर्स माइग्रेशन या कुछ होगा तो वो हो गया, फिर कुछ डिस्ट्रेस माइग्रेशन जैसे बाहर से आते हैं तो या मैडम का कहने का मतलब है कि आप उसको दिमाग में ही फ्रेमिंग करेंगे। जैसे पहली लाइन में आपने कहा कि माइग्रेशन को आपने डिफाइन किया कि स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर द पर्पस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस और टेम्परेरी रेजिडेंस, और उसके बाद दूसरी लाइन में आपने माइग्रेशन के कॉज को बताया, कॉज, वॉल्यूम, डिस्टेंस, डायरेक्शन, ड्यूरेशन, और तीसरी लाइन में टाइप्स बता दिया, अर्बन टू अर्बन, अर्बन टू रूरल, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन। तो आपके दिमाग में ही फ्रेमिंग हो जाएगी, तो उसको आप अच्छा लिख ले जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए घबराना नहीं है कि ये कहाँ से मैसेज मिला और कहाँ से किताबें कहाँ से नहीं। हर क्वेश्चन को आप एक पेज में अगर उसकी फ्रेमिंग कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो आपका क्वेश्चन छूट के जाने पड़ेगा। कौन नेक्स्ट, कौन? राहुल मैम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन। यस सर मैम, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन कोचिंग बेटर होगा या ऑफलाइन कोचिंग? अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, किस क्लास में है? आई थिंक देखिए सर माय नेम इज राहुल कुमार और हाँ एंड मैंने इस साल ग्रेजुएशन करी है बीएससी मैथ में, इस साल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। सब्जेक्ट्स क्या प्लान कर रहे हैं? सब्जेक्ट्स क्या प्लान कर रहे हैं? क्या मैम? सब्जेक्ट्स क्या प्लान कर रहे हैं? सब्जेक्ट क्या प्लान कर रहे हैं आप? क्या सब्जेक्ट रखना है? मैम ऑप्शनल मेरा बीएससी ये मैथमेटिक्स है। नहीं मैथ ऑप्शनल है। आईएएस में भी आप मैथ्स रखेंगे? यस 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 मैम। देखिए मेरे टाइम में ना, आज से 12-13 साल पहले ऑनलाइन क्लासेस का कोई भी ऐसा नहीं था, लेकिन आज जो मैं देख रही हूँ कि ऑनलाइन भी हमारे मीटिंग्स भी ऑनलाइन हो जाती है, सारे प्रेजेंटेशंस ऑनलाइन हो जाते हैं। तो अगर अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो अगर आप ऑनलाइन भी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका दिल्ली जाके या किसी भी शहर में जा करके वहां रह करके बसने का बहुत बच जाता है समय, और आपको सिर्फ एक बेसिकली डायरेक्शन चाहिए होती है। हम लोग बैठे रहते हैं घर में, हमें समझ में नहीं आता, जैसे मैं भी आ गई थी घर में तो थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आता है कि मतलब किस डायरेक्शन में हम चले, वो आपको कनेक्टिविटी थोड़ी सी बात करें। पुश मिल जाता है, कोई आपको डायरेक्शन बता देता है, एनसीईआरटी है पढ़ रहे हैं तो वो चीज वो मेरा कनेक्शन आई थिंक पीछे बीच में चला गया था, तो अभी आवाज आ रही है? आ गया। हाँ, तो अगर पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो ना वो ऑफलाइन पढ़ाएगा ठीक, ना ऑनलाइन पढ़ाएगा ठीक, बट अगर अच्छा है तो ऑनलाइन में भी आज के जो युग है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम, थैंक यू जी। श्रुतिका है यहाँ पर? कोई एक मुझसे पूछ रहा है यहाँ नीचे, मैसेज किसी का फ्लैश कर रहा है कि इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी बता दीजिए। तो किसी और को पूछना है या मैं इसका ही जवाब दे दूं जो एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर? सर वो एक्चुअली ज्वाइन नहीं कर पा रही है श्रुतिका। अच्छा, लिमिट एक्सीड हो रही है। अच्छा ओके, कोई बात। तो जो इंटरव्यू की स्ट्रेटजी पूछ रहे हैं वो अपना इंट्रोडक्शन दे, माइक ऑन करके। हेलो मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी बताइए। मैम जैसे कि होता है अपने बारे में यूपीएससी पहले जो है, बताइए और कैमरा ऑन करिए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी बोलिए। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग। मैम माय नेम इज नैंसी एंड दिस इज माय बीए सेकंड ईयर। मैम जैसे कि होता है यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करता है, ये थोड़ा एनालिटिकल वे में क्वेश्चन करता है, तो मैम हमें बुक कैसे पढ़नी चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत ये कोई एग्जांपल आप दोगे? क्योंकि मुझे तो क्वेश्चंस डायरेक्ट ही लगते थे, मतलब ऐसा नहीं लगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला ना कि मैं कभी ऐसे नहीं पढ़ती थी कि सिलेबस में अगर एक टॉपिक दिया हुआ है तो बस उतने ही में 2 पैराग्राफ पढ़ लिया। आपने अगर बहुत डेप्थ में पढ़ाई की हुई है तो इट्स नॉट एनालिटिकल क्वेश्चन, वो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है। आप अगर मुझे एग्जांपल दोगे तब मैं बता पाऊंगी आप एनालिटिकल क्वेश्चन किसको कह रहे हो। जी बिल्कुल, क्वेश्चन को आप देख लीजिए कि क्या पूछ रहे हैं, मतलब मेंशन, क्रिटिकली एग्जामिन, एलाबोरेट, डिस्कस। अच्छा इस तरीके के, बट एवरीथिंग इज डायरेक्ट सर, मतलब सभी चीजें डायरेक्ट ही है। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। मैम बोलिए। ये मैम एक प्रश्न था। नहीं, ये नैंसी जो है वो ही, उन्हीं का क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं
हाँ, मैं ये कह रही हूँ ना कि अगर आपका ना आपने काफी अच्छे से वो टॉपिक पढ़ा हुआ है तो वो घुमा फिरा के वही पूछेंगे, क्रिटिकली एग्जामिन पूछेंगे बहुत से बहुत, जैसा सर कह रहे हैं, या इलैबोरेट बोलेंगे, बट बेसिकली उसमें आपका नॉलेज ही नजर आएगा। तो अगर आपको नॉलेज है अच्छा खासा उस सब्जेक्ट के बारे में, तो एवरी क्वेश्चन इज डायरेक्ट क्वेश्चन। तो मैं इसका जवाब इसलिए नहीं अच्छे से दे पा रही हूँ क्योंकि एग्जाम्पल मुझे नहीं समझ नहीं, आ मैं बताता हूँ। क्वेश्चन है मेरे ऐसा पास। होता है कि जब क्वेश्चन की फ्रेमिंग बनाते हैं, जब क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें जैसे बच्चे समझ नहीं पाते। जैसे मैंने लिखा इलस्ट्रेट योर आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल्स और डायग्राम्स, तो इलस्ट्रेट वर्ड लगा दिया है तो इसका मतलब चित्रांकन भी करना है आपको। क्रिटिकली एग्जामिन, मेंशन उल्लेख करना, डिस्क्राइब करना यानी वर्णन करना, और क्या डिस्कस यानी विवेचना करना। तो सवाल को पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से कि एक्सप्लेन करने को पूछ रहा है या डिस्क्राइब करने के लिए पूछ रहे हैं या इलस्ट्रेट आंसर लिखा है या क्रिटिकली एग्जामिन, तो उससे ही बहुत सारी अंदाजा आपको हो जाएगा, बहुत सारी चीजें पता। जो क्रिटिकली एग्जामिन होता है ना, उसमें क्या आता है, देखिए उसमें बस ये अंतर आता है, आप आंसर तो पूरा वैसे ही लिखते हो, आपके कंक्लूजन में अंतर हो जाता है कि आप फिर अपना कुछ उसमें मंतव्य देते हो, मतलब समथिंग कि आपने मतलब सारी चीजें डिस्कस की, जैसे कि क्रिटिकली एग्जामिन आपका डिस्ट्रेस माइग्रेशन के क्या कॉजेज हैं, मान लो माइग्रेशन टॉपिक पे हम हैं हम लोग, तो वो आपके लास्ट पैराग्राफ में आपका पहला, तो बाकी सारा जो, अगर मान लीजिए डिस्ट्रेस माइग्रेशन की बात हो रही है, जैसे कि बिहार से या कहीं से भी जब माइग्रेशन हो रहा है दूसरी जगह पर, तो आपने उसको एग्जामिन कर लिया, आपका जो लास्ट आंसर होगा ना क्रिटिकली एग्जामिन जो है वो उसी आंसर पे आएगा। उसमें आपको समथिंग यू हैव टू टेल योर ओन कि आपने ये डिस्कस कर, मतलब ये जो पूरा बताया, तो उसमें आपका निष्कर्ष क्या निकला, ठीक है। तो वो क्रिटिकली एग्जामिन जब भी वर्ड है तो दैट विल रिफ्लेक्ट अपॉन आपका कंक्लूजन में। बाकी आंसर्स में आपका आंसर तो आप स्टेट करोगे सिंपल फैक्ट जो आपने उस चीज के बारे में, टॉपिक के बारे में जो भी पढ़े, आपका कंक्लूजन बताएगा कि इट वाज क्रिटिकली एग्जामिन्ड बाय यू। इंटरव्यू के बारे में कौन यस मैम, अभी थोड़ा सा कुछ पूछना है मैम, एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए मैम। जैसे नाम बताइए अपना। हेलो, ये कौन बोल रहे हैं? नाम बताइए और ऑन यस करिए। नैंसी। तो वो वही नैंसी बोल रही है। नैंसी तुम्हारा सवाल हो गया सर थोड़ा सा अभी। हाँ बताइए क्या थोड़ा सा, इसके बाद पीयूष बता दीजिए, आखिरी क्वेश्चन पूछ लीजिए। मैम एक बार मैं क्वेश्चन पेपर जैसे प्रीवियस ईयर का देख रही थी, तो इसमें क्वेश्चन था एक्सप्लेन द करंट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन एंड देयर सिग्निफिकेंट रोल इन द क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप। तो मैंने इसे पढ़ा हुआ था सविन सिंह की बुक से, और तो फर्स्ट ईयर में ये बुक है, तो मैंने थोड़ा सोचने की कोशिश की इसका आंसर, तो मुझे मिला जैसे सिग्निफिकेंट रोल पूछा है इसमें करंट का नॉर्थ अटलांटिक, तो मैंने दो आंसर मतलब 2 पॉइंट्स निकाले। एक था हाई इंडस्ट्री ड्यू टू मॉडरेट, ऐसा कुछ मैंने लिखा था। इंडस्ट्री आवाज ना बीच बीच में कट जा रही है नैंसी, आपकी आवाज बीच में थोड़ा सा ना क्लियर नहीं हो रही, आप शायद कुछ पढ़ने लग जा रहे हो ना बीच में। तो यस मैम, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ था अपने लिए, जो कि मुझे थोड़ा बहुत लगा कि मैं कर सकती हूँ, तो मैंने 2 पॉइंट्स निकाले थे इसमें सिग्निफिकेंट रोल पूछा हुआ था, तो मैंने 2 पॉइंट्स अपने मन से निकाले थे। एक था हाई इंडस्ट्री, ऐसा कुछ मैंने 2 पॉइंट्स निकाले, तो सोचा कि अब मैं गूगल से बाकी आंसर देखती हूँ और पॉइंट्स क्या निकल सकते हैं इसके आंसर। तो मैंने बहुत गूगल से ना सब्जेक्ट मैटर को कम पढ़ा करिए नैंसी, ये आपका रहेगा इनपुट। आप बुक्स पे जाया करिए, जैसे आपने पढ़ लिया, आपने सविन सिंह सर की बुक पढ़ ली, वो बहुत अच्छी बुक है, वो बेस बुक है, ठीक है, लेकिन वो तो क्या करती है ना, वो सारे फिजिकल ज्योग्राफी की उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए बनाई है कि एक जगह पर उनको सारी चीजें मिल जाए। लेकिन आपको थोड़ा सा उससे ज्यादा पढ़ना है तो आप कुछ और भी लाइब्रेरी में जाके कुछ और भी बुक्स पढ़ लीजिए। और इंटरनेट पे इस तरीके के क्वेश्चंस मत देखिए, इंटरनेट पे आप जनरल नॉलेज वगैरह पूरा देखिए। अगर किसी पे कोई रिटन मटेरियल अवेलेबल नहीं है तब देखिए, लेकिन इंटरनेट पे अगर आप ये सब करेंगे ना तो कई बार आप क्या कर दोगे, इंटरनेट पे तो बहुत सी रिसर्चेस होंगी, बहुत कुछ होगा, अंत में एक तो पूरी खिचड़ी पक जाएगी वहां आंसर्स की, और उसके बाद आप जाकर के लिखोगे तो वो तो सिंपल आपका पूछ रहे हैं जो अटलांटिक में करंट होती है, और उसके बाद जो वो ब्रीज वो वहां पर जो भी उसकी वजह से जो विंड का रहता है
उसका बस पूछ रहे होंगे मेरे ख्याल से, क्लाइमेट में मेरे ख्याल से सर वही आएगा अगर मुझे जी याद जी जी बिल्कुल। लेकिन आप पढ़ोगे ना इंटरनेट में, अगर आप डोमेन वाले सब्जेक्ट्स वाले पढ़ लोगे तब यू विल बी कंप्लीटली लॉस्ट। तो इंटरनेट में आप कभी भी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब तब तक नहीं पढ़ो जब तक, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो। आप रिसर्च कर रहे हो किसी टॉपिक में तो पढ़ो, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ अपनी जो बुक्स हैं उनको पढ़िए। आप इंटरनेट में उन्हीं चीजों को ढूंढिए जैसे कि कुछ मतलब जो चीजों पे है ही नहीं, आपको कहीं मिल ही नहीं रहा है, वो बुक्स में नहीं मिल रहा है, तो ठीक है वो ग्रे एरिया है, आप पढ़ लीजिए। लेकिन कोशिश करिए कि आप बुक्स पढ़िए। जनरल नॉलेज में आपके लिए इंटरनेट बिल्कुल फ्री है, आप पढ़ो जितना भी आपको पढ़ना है। बट इन सब क्वेश्चंस में आप इंटरनेट का यूज अगर आप करोगे तो यू विल बी कंप्लीटली लॉस्ट। आपके आंसर में भी इतनी चीजें उसमें पक जाएंगी, जबकि वो सिंपल से आपको एक टेक्स्ट बुक नॉलेज उसमें पूछ रहे हैं और आपको उतना देना है। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग कुछ रेफरेंस बुक्स जो जैसे स्टॉलर हो गई, एक रेफरेंस बुक मुझे याद है, बाकी तो याद ही नहीं है मुझे, तो वो रेफरेंस बुक आपने डाल करके आपका नॉलेज रिच हो गया। लेकिन इंटरनेट में तो वो खिचड़ी पक जाएगी उसमें, तो उसमें अपने आप को मत आप उलझाइएगा। पीयूष आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैं पीयूष सेकेंड ईयर। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि मेरे को पीएचडी और आईएएस दोनों करना है, तो पहले कौन सा करने में अच्छा रहेगा? पहले मैं आईएएस की तैयारी स्टार्ट कर दूं कि पीएचडी कर के आईएएस ऐसा कोई उम्र नहीं है, लेकिन आईएएस पूछा, की ऐसा सवाल पूछा है कि इस सवाल से युवा भी परेशान हुई थी, थोड़ा सा एक स्टेज आई थी। अब जेआरएफ हो गया था ना सर, तो क्या कर सकते थे, तो कर लिया मैंने। मतलब इनरोल अपने आप को कर लिया। हालांकि मैंने आईएएस का एग्जाम दे दिया था जब मैं इनरोल हुई थी, तो मुझे लगा था कि मैं कर ले जाऊंगी, लेकिन अब कोई कई वजह रहेगी कि फिर उस समय मुझे मन नहीं किया करने का। आज भी मुझे ऐसा पीएचडी करने का मन नहीं है। नहीं, इनका पूछने का मतलब ये है कि एमए के बाद अगर इनको जेआरएफ मिल गई और इनको सुपरवाइजर भी मिल गए और 2 साल रिसर्च चल रही है और सुपरवाइजर को नहीं, काम तो चाहिए, करना पड़ेगा सर इनको। मतलब अगर जेआरएफ मिल गई है तो जेआरएफ नहीं छोड़ सकते। मेरा तो हो गया था आईएएस। तब तो डिपार्टमेंट में इनको 40,000 रुपए लेने के लिए सिग्नेचर कराना है, तो कुछ ना कुछ काम डिपार्टमेंट में भी दिखाएंगे। उसके साथ ये आईएएस की तैयारी कैसे कर सकते हैं ये पूछ रहे हैं। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसने पीएचडी की उसने एमए कर लिया, तो ऐसे भी उस सब्जेक्ट के लिए उसका नॉलेज तो बहुत बढ़ गया है। क्लासरूम टीचिंग अगर उसमें करनी पड़े तो ऐसे भी नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो और बाकी इतना कॉलेज में नजर ही मत आओ कि काम लोग पकड़ा दें और 10 काम तो ये बाहर नजर आता है यार, तुम ये भी क्लास ले लो, ये भी कम नजर आता। हालांकि डॉक्टर अभिजीत से मैंने जब ये सवाल पूछा था कि तुमने सिविल सर्विसेज क्यों नहीं किया, तो उन्होंने अपना रीजन ये दिया था कि वहाँ काम बहुत होता है तो यही कह के उन्होंने मतलब अपना छुटकारा लिया था। अभिजीत जी आप कुछ कहना चाहते हैं? अब पीएचडी रिसर्च के साथ साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे की जा सकती है? नहीं सर, मेरा ये इस पे कोई एक्सपर्टीज नहीं है। नहीं सर, इसको मैं अपने पति का ही बता देती हूँ, मेरे हस्बैंड का ही मैं बता देती हूँ। वो बीएचयू से उन्होंने पीएचडी की बॉटनी में थे। हाँ, बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी उनका स्पेशलाइजेशन था, उससे उन्होंने पीएचडी की और उसके बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर थे। उनको आईएएस ज्वाइन करने का कोई मन नहीं था, उनके पापा उनको पुश कर रहे थे। उनका हाइट ऑफ एम्बिशन था कि वो बीएचयू में असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएं, लेकिन फिर भी वो मिजोरम यूनिवर्सिटी में थे और कभी उन्होंने कोई कोचिंग नहीं की है। वो सुबह 7 बजे से उठते थे, मिजोरम यूनिवर्सिटी में थे, घर का कोई आदमी वहां पर नहीं था। 7 बजे उठते, अपना झाड़ू पोछा घर का करते, अपना खाना बनाते, वो ताजा खाते थे, तो बस नाश्ता अपना बनाते और उसको फिर अपना बस में चढ़ करके वो चले जाते यूनिवर्सिटी। वहां पर वो 6-7 बजे तक, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी था तो लैब वैब भी थी, उनको अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी था। रिसर्च पेपर्स भी उन्होंने 10 लिखे हैं, 10 कंट्री भी। हाँ, पेपर काफी है उनके, पेपर बहुत है, तो वो सब वो लिखते थे। फिर वो शाम 6-7 बजे जब घर आते तो वो अपना खाना बनाते और उसके बाद फिर वो पढ़ते भी थे उसमें। बाद में उनका एक ही साल में असिस्टेंट प्रोफेसर बीएचयू में भी हुआ, उसके बाद उसी साल उनका फॉरेस्ट सर्विस में भी हुआ और उसी साल उनका आईएएस में भी हुआ। तो नेचुरली अपने फादर के प्रेफरेंस के हिसाब से उन्होंने आईएएस चुना और आज भी मतलब वो अपने पापा को उलाना देते हैं कि मेरा बीएचयू छुड़वाया आपने। तो बट उन्होंने ये सब उसी के साथ किया। हाँ, टाइम लगा। जैसे मैंने पहले अटेम्प्ट में किया तो क्योंकि मैंने एकदम ही फोकस करके किया, एमफिल कुछ भी नहीं किया, लेकिन उनको टाइम लगा। इसमें 2 अटेम्प्ट उनके लगे आईएएस के, और प्लस ही वाज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड आल्सो। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, दोनों चीजें उन्होंने बैलेंस करके की। जबकि आपको तो अगर आप घर पे हो तो घर का काम नहीं करना, लेकिन उनको तो अपने घर का भी पूरा खाना वाना, झाड़ू पोछा, एवरीथिंग सब कुछ मतलब वही खुद ही करते थे। ये जितने शोध छात्र हैं उनके लिए बड़ी मोटिवेशन की बात है कि उन्होंने डॉक्टरेट करने के बाद कई पेपर पब्लिश किए, फिर एकेडमिक्स में भी आए और उसके अलावा आईएफएस भी हुए और आईएफएस के बाद आईएएस हुए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो हमारे स्टूडेंट ये रिसर्च स्कॉलर हैं, तो रिसर्च स्कॉलरों में से मैं चाहूंगा कि कोई अपना सवाल, डॉक्टर देश दीपक।
कोई बात रखना चाहते हैं अपने? बेटा माइक ऑन ऑफ करिए प्रिया। डॉक्टर देश दीपक। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। हाँ बताइए। मैम मेरा नाम ज्ञान प्रकाश सिंह है। मैम मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मैम मैं मेंस तक तो क्वालिफाई हो सकता हूँ, लेकिन मैम मेरे अंदर एक मतलब आईएएस बनने के लिए मेच्योरिटी होती है, मैम मेरे अंदर नहीं है। मतलब मुझको लगता है कि मैं इंटरव्यू में नहीं हो पाऊंगा, तो मतलब दूर करने में मैम। लेकिन मेरा लक्ष्य आईएएस तो नहीं है मैम, लेकिन प्रिपरेशन के तौर पर मेरा लक्ष्य आईपीएस है, लेकिन मैं आईएएस की तैयारी करूंगा तभी आईपीएस हो पाऊंगा मैम। लेकिन मैम मेरे अंदर मेच्योरिटी नहीं, किसी के सामने अपना मतलब फेस टू फेस अपना मतलब बात कर सकूं, यही थोड़ा नहीं है। और थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। उसके लिए एक तो ना आप थोड़ा योगा, कुछ मेडिटेशन भी आप स्टार्ट करिए, ठीक है। जैसे मैं तो विपश्यना मेडिटेशन ही फॉलो करती हूँ, तो मैं वही बोलूंगी, बाकी तो और कोई मेडिटेशन मैं नहीं फॉलो करती हूँ। जितना मैंने पढ़ा है बाकी मेडिटेशन के बारे में, आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड आल्सो, बट एक बार विपश्यना मेडिटेशन ही मुझे लाइफ में रियल डेप्थ, तो मेरे लाइफ का एंकर ही वही है, तो मैं वही सजेस्ट करूंगी। आप एक बार मेडिटेशन ट्राई कर लीजिए। अगर मेडिटेशन नहीं कर रहे तो कम से कम योगा ही ट्राई कर लीजिए, डेली उसको अपने रूटीन में बना लीजिए। नहीं तो रनिंग वनिंग ही कर लीजिए, कुछ भी। मतलब एक तो फिजिकल आप अपने क्या होता है पर्सनालिटी पे ध्यान दीजिए, एकदम ट्रिमेंडस चेंज आपका 6 मंथ्स में ही। अगर आप रेगुलरली कर रहे हैं कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज तो आप पाओगे, बट रेगुलर 6 मंथ्स आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा अपनी कुछ झिझक दूर करने के लिए आप क्या करो, शीशे के सामने बैठ जाओ। हिंदी अगर पढ़ते हो तो हिंदी अखबार उठाइए, और हिंदी अखबार से आप एडिटोरियल जो उनके होते हैं लाउड रीडिंग करना स्टार्ट करिए। आधे घंटे आप दिन में लाउड रीडिंग करिए, आपकी जो आवाज है ना वो थोड़ी साफ होगी। थोड़ी कनेक्टिविटी उधर पहाड़ी इलाका है ना। सर मेरा भी एक क्वेश्चन। एक मिनट बेटा, वो थोड़ा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, वो पहाड़ों पे है ना, तो अभी कनेक्ट हो जाए तो फिर। कौन बोल रहा है? अवनीश सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन रिलेवेंट सवाल पूछिए आप लोग जी बहुत सर। बेसिक में चले जा रहे हैं ये। हेलो सर, मैम टिहरी गढ़वाल में है क्या? हाँ, टेहरी गढ़वाल में जी। थोड़ा सा कनेक्टिविटी उधर रहता है ना। हेलो। अजय तिवारी हैं यहाँ पर? हाँ सर मैं हूँ। आप भी अपना प्रश्न रख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। अभी अपर जिलाधिकारी साहब भी जुड़े थे, हर्षदेव पांडे जी, वो डिस्कनेक्ट हो गए, उनके मीटिंग भी थी शायद। डॉक्टर दीपक कहाँ पर हैं? सर आई थिंक वो लेफ्ट कर गए हैं सर। बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर, कई लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, वो मैक्सिमम 250 हो गए हैं इसमें, और उसके बाद जितने भी लेफ्ट कर रही है। हाँ सर, वो 250 ऑलरेडी हो चुके हैं मैक्सिमम। सर दीदी का कनेक्शन चला गया है, वो दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करके फिर जुड़ रही है, वो वाईफाई। ओके, कोई बात नहीं, आ रही है 2 मिनट में। तो डॉक्टर अभिजीत, यस सर। तब तक आप कुछ बताते रहिए अपने बारे में। रिसर्च में जो बच्चे कह रहे हैं, दोनों साथ में कैसे लेके चला जा सकता है? सर हैं सर, सब यूपीएससी के लिए सर, उनको भी राइट गाइडेंस मिल जाएगा 2 मिनट में। मैं क्या ही बोलूं। अजय सर, किस नंबर से जुड़े हो? तुम्हारा नाम नहीं दिखाई दे रहा है। सर दरअसल वो जो मतलब आपने जिस आईडी से लिंक ये जनरेट किया है। सौम्या सिंह है या सौम्या सिंह? एमए दीपिका छवि सौम्या है यहाँ पर? सौम्या, माइक वो कैमरा माइक ऑन करिए। मेरा नंबर एमए में जो है। पीजी में कौन बच्चे हैं यहाँ पर? जो यहाँ जी सर। पीजी के जो बच्चे हैं कौन लोग हैं? अजय जी सर। यस सर। नाम भाई, यस सर नहीं, नाम बताइए। डिवाइस से विनय जुड़ेंगे तो ऐड कर आकाश सर। किसका नाम है? अभिषेक सिंह सर। जो लोग बच्चे पीजी में हैं, अविनाश, मोस्ट प्रॉब्ली टीएम टेहरी ये से सब अपना जुड़ेगी, सवाल किसी पूछे और ना। से जो तो बता दूंगा। ओके, आप मैसेज कर दीजिए सर। हाँ मैं मैसेज कर दूंगा। हाँ सर।
छवि अपना कैमरा ऑफ करिए। हेलो मैम नहीं आएंगे आप? वो कनेक्ट नहीं हो पा रही होंगी ना युवा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट पे है, तो अभी उनका कनेक्टिविटी दूसरे फोन से वो कनेक्ट होगी। हेलो सर। जी बोलिए। क्या मेरी आवाज थर्ड सेक्शन थर्ड ईयर कंप्लीट किए हैं सर। हाँ अभिषेक सर ये पूछ रहे थे, हाँ यस सर ये पूछ रहे थे कि बीए ज्योग्राफी करने से तो आईआईटी का इन सब में तो हम लोग जा नहीं सकते, जो बीएससी ज्योग्राफी करेंगे वही लोग। ऐसा ना कि आप बीए करें या बीएससी करें, जो डॉक्टर अभिजीत हैं उन्होंने बीए ही किया था, बीए के बाद एमए किया, एमए के बाद पीएचडी किया। हर आईआईटी में एक डिपार्टमेंट होता है ह्यूमैनिटीज का, मानविकी, तो वहां पर जो है ज्योग्राफी बैकग्राउंड के लोग जा सकते हैं, लोगों को मालूम कम रहता है। मैम ज्वाइन हो गई सर, उसके आगे क्या स्कोप है? उसके आगे पूरी दुनिया में आप जा सकते हो रिसर्च करने के लिए किसी भी। हाँ मैडम ने फिर ज्वाइन कर लिया है। जो बच्चे पीजी के हैं वो उन्होंने हैंड रेस कर रखा है। अवनीश, जी सर। अवनीश सर वो ज्ञान करके जो थे वो बोल रहे थे स्टूडेंट, तो मैंने मेरे ख्याल से उनका जवाब दे दिया कि वो बस इन 2 चीजों पे अगले 6 मंथ्स वो वर्क कर लेंगे, तो ही विल बी, मतलब कि उनको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि फिर आगे क्या करना है। ओनली लाउड रीडिंग एंड फिजिकल फिटनेस। मैम मेरा एक सवाल, मैम मेरा एक सवाल है। मैम एक सवाल था। रुक जाइए, अवनीश को बोल लेने दीजिए, बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं। अवनीश अपनी बात रखिए, माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए। मेरा नाम अवनीश है और मेरा सवाल ये था कि जैसे मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल की आंसर राइटिंग की शुरुआत की है, तो इसमें जैसे 73 क्वेश्चन है जियोमॉर्फोलॉजी से, तो क्या ऐसा होता है कि क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं ऑप्शनल पेपर में? किसमें 73 क्वेश्चन है मतलब? नहीं किस यूपीएससी में या यूपीपीएससी में? किसमें? यूपीएससी में। इतना सवाल जियोमॉर्फोलॉजिस्ट तो नहीं आता, उसमें तो पूरा ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है कि कितने सवाल किस फील्ड से पूछना है। ऐसा है ना कि जब वहां जाते हैं लोग एक्सपर्ट, उनको पता रहता है किस फील्ड में कितने। बेटा एक आदमी बोलिए, छवि अपना ऑफ करिए। छवि सर, आपका माइक सर जैसे लैंड फार्म डेवलपमेंट के लिए 2-3 थियरीज हैं, तो उस पे 10 से 12 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं। हाँ जी। तो सर क्या ऐसा होता है कि वो हमेशा रिपीट होते हैं क्वेश्चन? नहीं रिपीट नहीं होते, वो देखिए यूपीपीसीएस में तो रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर डेटा बैंक जो होता है और उसमें जो लोग आते हैं, पेपर सेटर वगैरह होते हैं, उनको आइटम दिए जाते हैं, तो वो उसमें रिपीट हो जाते हैं। लेकिन यूपीएससी में रिपीट बड़ी मुश्किल से होता है, क्योंकि उसमें आपको मैं बताऊं कि 1-2 प्रश्न 3 प्रश्न बनाने में हो सकता है पूरा दिन निकल जाए, खासतौर से असर्शन रीजन और खासतौर से जो सवाल पूछे जाते हैं। यूपीएससी और यूपीपीएससी में जमीन आसमान का फर्क है, तो रिपीटिशन नहीं होता है, लेकिन लिमिटेशन रहती है। क्वेश्चंस थोड़ा वो बदल देते हैं, मतलब क्वेश्चंस बदल देते हैं, टॉपिक्स तो वही है, क्वेश्चंस बदल, लेकिन हो भी सकता है, मतलब ऐसा भी नहीं है। जैसे जेएनयू और डीएससी में तो बहुत रिपीट होते हैं सर, उनका तो 10 साल का पढ़ लो तो पूरा समझ में आ जाएगा। रिपीट भी होता है, लेकिन ऑप्शन उसके जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव है ना, तो 3 जो ऑप्शन होंगे हो सकता है बदलते हैं, लेकिन वो आंसर तो उसी में रहेगा। तो और कोई किसी का हैंड रेज हो रहा था, अभी डिसअपीयर हो गया। जी सर। मैम मेरा एक प्रश्न है, इसी से रिलेटेड है। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। मेरा नाम आकाश कुमार है, मैं पीजी 2nd सेमेस्टर में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि मैं जब आंसर राइट करता हूँ तो उस संदर्भ में होता क्या है कि आंसर राइट हम तो करते जाते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि इसको किसी से जांच भी करवाना पड़ता है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है आज के युग में। फिर हम किस प्रकार से आंसर राइट करें? कोई बात नहीं, नॉर्मल हालात होते ही जांच भी की जाएगी, घबराइए नहीं। नहीं, देखिए आपका आंसर कितना सही है ये तो आप जब यूनिवर्सिटी में भी एग्जाम देते होंगे तो मार्क्स भी बता देते हैं। बाकी टीचर अभी तक कोई हम लोग सेमेस्टर का एग्जाम भी नहीं दिए हैं। ऐसा है ना कि पिछले 2 साल से कोरोना आ गया, तो ये लोग प्रमोट हो जा रहे हैं, और T1 T2 जो मिड सेमेस्टर इनका सेशनल टेस्ट होता है, तो इनको ये आइडिया नहीं लग पा रहा है कि हमारा इवैल्यूएशन में जैसे मान लीजिए 20 नंबर का टेस्ट दिया तो 12 नंबर मिला या 15 मिला, तो इनको ये अंदाजा नहीं हो पा रहा है कि इवैल्यूएशन हमारा कैसे हो। पहले 4-5 लड़के ग्रुप बना के अपना टीचर से मिलते थे, अपना सवाल दिखाते थे, तो ये पूछ रहे हैं कि ये बायोलॉजिकल जो डिजास्टर चल रहा है उसमें हम लोग अपनी कंसल्टेशन कैसे कर सकते हैं, या खुद ही अपने आप को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं कि मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं।
जी मैम, यही प्रश्न है। अब ये तो बहुत ही मतलब वैसा चलो ये प्रश्न मैं है ना तुम्हारी कि स्पेशल किसी क्लास ले की- लूंगा एज ए टीचर, ठीक है ना? हाँ, ये वो मैडम सिद्दीकी सर, ऐसे समय में सिद्दीकी सर से ज्यादा हाँ सर, कोई मैं छवि नहीं जायसवाल का बनता। फादर मैं ले बोल रहा लूंगा। हूँ। और विनय बहुत देर से परेशान है, विनय उसके बाद छवि। गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम विनय कुमार है। अभी मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा है एमए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम मेंस आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें डाटा का क्या रोल होता है? जैसे अब आजकल जो क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं करंट से ही रिलेटेड आते हैं, और जब हम मैगजीन्स देखते हैं और इतना सारा देखते हैं तो उसमें डाटा बहुत दिया होता है, तो हम कैसे आंसर राइटिंग में मतलब डाटा को डाल सकते हैं और कितना डालें? क्योंकि कई बार लगता है कि हम लोग मतलब बहुत सारा डाटा यूज करें आंसर में, तब बहुत अच्छा आंसर बन पाएगा हमारा। ये कह रही हूँ। मैं ऐसे बताऊं ना, मैं तो बहुत डेटा लिखती थी, क्योंकि मैं इतने राउंड पढ़ती थी, इतने राउंड रिवाइज करती थी और इतने सोर्सेस से पढ़ती थी ना कि मतलब मुझे पता रहता था, अच्छा कम से कम इतना कर लिया करिए। जैसे इंडिया का एजुकेशन का पूछा ना, तो आपको कम से कम टॉप 5 और टॉप और बॉटम 5 स्टेट्स का परसेंटेज की मोटा मोटी जानकारी हो। 8.7% ना पता हो, लेकिन 88% पता हो। जैसे ऐसे लिखा हो कि इस स्टेट में 88% है, या कम से कम टॉप का आपको इतना ब्रैकेट पता हो कि 85 से 90% है स्टेट्स। तो इस तरीके से आप मतलब एग्जैक्ट वहाँ पिन पॉइंट डेटा नहीं लिख पाते। असल में आपको कुछ टॉपिक अलग करने पड़ेंगे, लेकिन टॉप 5, बॉटम 5 या रेंज, इन सबका कुछ आपको मोटा मोटी मतलब अंदाज रखना है और उसको वहां पर लिखना है। तो डेटा का कुछ है इम्पोर्टेंस, बट हाँ रटने की जरूरत नहीं, एकदम बिल्कुल बैठ के रट रहे हैं 96.89% के चला, नॉट रिक्वायर्ड। आपको इसमें कुछ टॉपिक अलग करने पड़ेंगे, जैसे पॉपुलेशन है, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट रिसोर्स है, ठीक है ना? इस तरह में जहाँ डेटा की जरूरत पड़ती है, अर्बनाइजेशन है, तो उसमें जहाँ जरूरत है वहाँ करिए। और जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि टॉप 5 या लोवेस्ट उसमें जो अर्बनाइजेशन का है, जैसे मैं पूछता हूँ मैं इंडिया में लोवेस्ट अर्बनाइजेशन, आपने कह दिया कि हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश, उसके ऊपर बिहार, उसके ऊपर इस तरह से नीचे से और अपर से, तो उस तरह से अर्बनाइजेशन में और उसके अलावा पॉपुलेशन ज्योग्राफी में और एनर्जी रिसोर्सेज में आपको टॉपिक चुनने पड़ेंगे। तो तब तो छवि कुछ बोलना चाहती है। छवि। थैंक यू मैम। सर मैं छवि जायसवाल का फादर बोल रहा हूँ। अच्छा, अभी छवि जायसवाल 10th में है। अभी छवि जायसवाल 10th में है। चलिए, आपका भी स्वागत है कि आप अपनी एक अच्छे नोट्स बनाने का क्या तरीका है? एक अच्छे नोट्स को बनाने के लिए क्या हेल्प कर सकते हैं? और पहले से बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करें कि वो आगे सिविल सर्विस के लिए तैयारी अच्छी कर सके? पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि छवि जायसवाल अभी 10th में हैं और उनके करियर को लेके आप इतना गंभीर है, ये बहुत बड़ी बात है एक पेरेंट्स के लिए, और आपने इसको ज्वाइन किया है, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी वो मैडम अभी फिर कनेक्ट हो रही, शायद वो कनेक्टिविटी की कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके बाद आपका सवाल उनसे मैं क्लियर करता हूँ। 2 मिनट बाद। सर, मैं चाहता हूँ कि एक अच्छे नोट्स बनाने का तरीका बताया जाए, जिससे कि हम हर एग्जाम को अच्छी तरीके से क्लियर कर सकें। डॉक्टर अभिजीत, हाँ वो कनेक्ट हो गई। इवा एक छवि है, 10th में पढ़ती हैं, उनके फादर यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं। उनको ये लगता है कि मेरी बेटी अभी 10th में है और अभी से मैं उसको गाइड करूंगा, और तो उसमें अच्छे नोट्स बनाने का क्या तरीका हो सकता है, या उनके दिमाग में इनकलकेट कैसे करें कि कैसे अच्छी ड्राफ्टिंग करनी है, अच्छा लिखना है। राइटिंग पे एक तो ध्यान देना है, प्लस नोट्स क्या होता है ना कि बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, बताना बड़ा मुश्किल है। कुछ होते हैं आपने बहुत छोटे एब्रिविएशंस के फॉर्म में कुछ छोटे क्रिस्प नोट्स बनाए हैं, कैप्सूल। कुछ होते हैं कि आपने एक टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल एक एंथ्रो का मैं बताती हूँ, एंथ्रो का तो कोई नहीं होगा, ज्योग्राफी का ही फिर, या तो जैसे एंथ्रो में एक बायोकल्चरल रिवोल्यूशन है, तो एक कंप्लीट वो 2-3 पेज का एक उसमें आंसर बनता है, तो आपने फिर उसका पूरा आंसर का भी ड्राफ्ट कर लिया। तो नोट्स इतने डिफरेंट टाइप के होते हैं ना कि इसको कैसे हम डिफाइन करें, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पेपर से कुछ नोट कर रहे हैं तो आप तो बस एक पैराग्राफ उस पर लिखेंगे, बस गुड राइटिंग में होना चाहिए, ताकि आप उसको जब दोबारा रिविजिट करके पढ़ें तो आपको वो क्लियर रहे कि ये चीज उसमें मैंने लिखी थी। तो बस इतना ध्यान देने की जरूरत है। बाकी मेरे ख्याल से और नोट्स लिखने का तो कोई और तरीका तो मैं एज ए टीचर, एज ए इवेलुएटर, क्योंकि हम लोग बहुत सारी कॉपियां चेक करते हैं,
तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि नोट्स बिल्कुल वैसे ही हो जैसे हाई कोर्ट के जज जो अपना जजमेंट लिखते हैं, यानी अगर सेंटेंस नहीं रिपीट कर रहे हैं और शब्दों का सही चुनाव कर रहे हैं और कंडेंस राइटिंग कर रहे हैं। एक पैराग्राफ में बहुत सारी बातें, बहुत सारे बच्चे 2 पेज लिखते हैं लेकिन उसमें कंटेंट नहीं होता है। अगर आप एक पैराग्राफ में गागर में सागर वाली बात करेंगे और सेंटेंस को रिपीट नहीं करेंगे तो अपने आप में ही बहुत आंसर मजबूत हो जाता है। अच्छा सर, ठीक है, थैंक यू सर। मैम मेरा नाम रीवा कमल शुक्ला है। मैम मेरा नाम रीवा कमल शुक्ला है। मैम यूपीएससी के लिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, मतलब प्री और मेंस दोनों के लिए? अब ये वही है कि नोट्स कैसे बनाए ना, नोट बहुत ही मतलब इंडिविजुअलिस्टिक ऐसे एक चीज होती है कि अब जैसे टॉपिक छोटा है, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो, आप डिटेल में भी सेंटेंसेस लिख सकते हो, नहीं तो आप बुलेट पॉइंट्स में भी बना सकते हो कि आपने मतलब किसी चीज का के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या मतलब कुछ भी है तो बुलेट पॉइंट्स में भी आप बना सकते हो, वो भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आपका स्पेस कम यूज होगा, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। कई बार आप लेंदी अगर पूरा आंसर एक लिख रहे हो तो वो डिफिकल्ट होता है, तो आप बुलेट पॉइंट्स में कई कलर्स वलर्स में कर करके नोट्स बना सकते हो। मेरे ख्याल से आई डोंट नो अगर आपका यही क्वेश्चन है या कुछ और आप पूछना चाह रहे हो। नहीं, जैसे कि ये रहता है कि यूपीएससी के लिए प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों के लिए किस टाइप का नोट्स मतलब बनाएं? जैसे प्री के लिए कितने पेज का होना चाहिए, कितना शॉर्ट करें, और मेंस के लिए कुछ नहीं बता सकते। जैसे मैं हिंदू पढ़ती थी ना, तो अब जैसे हिंदू मैंने पढ़ा, अब जब एक राउंड में पढ़ रही हूँ तो मैंने कहीं कहीं पर टिक लगा दिया कि मुझे लगा कि ये पॉइंट्स नोट करने लायक है, या क्रॉनिकल पढ़ रही हूँ तो मैंने कुछ पॉइंट्स पे टिक लगा दिया, ठीक है। तो वो तो एक एक लाइन के नोट्स होंगे। आपके न्यूज़पेपर का मतलब ये यहाँ का चेयरमैन बना, ठीक है, या यहाँ ये कुछ इशू हुआ, तो अगर लेकिन वो इंटरनेशनल रिलेशंस पे नोट है तो वो हो सकता है 3-4 उसमें बुलेट पॉइंट्स बने कि ये ट्रीटी समझौता हुआ इन कंट्रीज के बीच में, तो ये पॉइंट्स उसमें हुए। तो एक तो इस तरीके के नोट्स होते हैं जीके के। उसके अलावा अगर आप नोट्स जैसे कहते हो, जैसे माइग्रेशन का था, तो वो नेचुरली आपका 2-3 पेजेस में जाएगा। तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब किस टॉपिक पे आप बात कर रहे हो ना, और ये किस सोर्स से आप नोट्स बना रहे हो, ये चीज पे डिपेंड करता है कि नोट्स का कितना लेंथ होगा। लेकिन हाँ मतलब नोट्स इतना ऐसा बनाइए कि आप जब उसको पलट के देखिए, नोट्स का यही मतलब होता है ना कि मुझे वो मतलब मैं उसको पलट के देखूंगा, मैंने उसको कहीं रिकॉर्ड कर लिया है, क्योंकि उस बुक को या उस न्यूज़पेपर को तो दोबारा नहीं खोलेंगे। तो वो ये रहना चाहिए कि जब आपने पलटा तो आपके लिए वो बहुत क्लैरिटी से बना हुआ है, चाहे आपने बुलेट पॉइंट से लिखा है, चाहे आपने जैसे भी लिखा है, बहुत क्लैरिटी से लिखा है और आपको समझ में आ गया कि आपने क्या लिखा है। मैम यूपीएससी में जैसे प्री में कितने ईयर का, मतलब पहले कितने ईयर के क्वेश्चन आस्क करती है? यूपीएससी में देखिए, अब ऐसे तो आपको हिस्ट्री अगर आप सिर्फ जीके की बात कर रहे होगे ना, जनरल नॉलेज वाली, यस मैम, तो उसमें तो आपका 1 साल का करंट अफेयर्स बस 1 साल का जरूरी रहता है। उससे ज्यादा का अगर इधर बीच कोई चेंज हुआ होगा तो मुझे नहीं लगता कोई चेंज हुआ होगा, क्योंकि ये सदियों से वही चला रहा है यूपीए जब से है कि करंट अफेयर्स आपका सिर्फ और सिर्फ उस साल का जरूरी रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2009 में एग्जाम दिया था, 10 में एग्जाम दिया था, नहीं 9 में एग्जाम दिया था, तो 8 से लेकर 9 के बीच का जो पीरियड था, अप्रैल आप मान के चलो से लेकर के जो आप मई में प्रीलिम्स देते हो, तो वही 1 साल का जो पीरियड रहता है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैगजीन में जैसे वो सारे कंफ्यूजन रहती है, कौन सी मैगजीन पढ़े और कौन सी मैगजीन ना पढ़े, तो नहीं हिंदी में तो मेरे ख्याल से एक प्रतियोगिता दर्पण बहुत अच्छी आती थी उस समय, वो मैंने पढ़ी नहीं है क्योंकि मैं क्रॉनिकल पढ़ती थी, मुझे क्रॉनिकल ही ठीक लगता था। अब लेकिन मेरे से भी 10-20 साल पहले कोई एक कंपटीशन मास्टर बहुत अच्छी हुआ करती थी, तो ये टाइम के साथ चेंज कर जाता है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि कौन सी अच्छी है, वो तो खुद ही आप। अब जैसे शुरू में तो मैं कई मैगजीन्स लेती थी, फिर मुझे लगा कि नहीं मैं क्रॉनिकल में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो वो पढ़ने लग गई। तो 2-3 मैगजीन्स नहीं पढ़ने की जरूरत होती, आप एक मैगजीन भी पढ़ेंगे तो वो सफिशिएंट है, लेकिन उसको कवर टू कवर पढ़ना है, मतलब पूरा उसको पढ़ना है। उसके अलावा योजना हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, डे टू डे आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए इतनी चीजें काफी है, मतलब बिल्कुल करंट अफेयर्स के लिए, बाकी तो और चीजों के लिए है, बाकी जैसे इंडिया ये। मैम जैसे ये योजना और कुरुक्षेत्र होता है, ये एस्से के लिए मतलब बहुत अच्छे होते हैं ना, जैसे उसको मैं पढ़ी हूँ, एस्से के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे है ना? हाँ, वो एस्से के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स की जानकारी आपको बहुत देते हैं, क्योंकि आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं आपको इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए, और उनसे कुछ पूछते भी हैं, आपका इंटरव्यू में भी बहुत काम आता है वो। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। यस मैम। हाँ भाई, आप लोग माइक ऑफ कर लीजिए, जिसको पूछना है केवल वही रहेंगे, और 2 ही 3 सवाल आप हो पाएंगे क्योंकि टाइम हो रहा है। हेलो, गुड इवनिंग मैम।
जी Good हेलो evening, ma'am. हाँ गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग मैम। मैम क्वेश्चन ये था कि एथिक्स और इससे और मैम ऑप्शनल सब्जेक्ट ये जो तैयारी है, एथिक्स जो है हमारी रोज दिनचर्या के जीवन में रोज होता है। जैसे मैम अगर ये हमको कोई केस स्टडी मिलता है एथिक्स से, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पहले वरीयता दें कि मैम जो एथिक्स होता है उसको। मेरे साथ ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एथिक्स तो मेरे टाइम में था ही नहीं, तो मुझे एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि एथिक्स का क्या है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को एथिक्स तो मेरे ख्याल से सर वो तो कॉमन सेंस पे लिखने वाले हैं ना शायद, इसमें कोई क्या मतलब सिलेबस है एथिक्स का? हेलो Yes, ma'am. यस मैम, एक 4th पेपर है। हेलो Yes. इसका कोई सिलेबस होता है क्या? यस मैम, Yes, ma'am. सिलेबस है। यस मैम। असल में वो फिलॉसफी के हमको लगता है कि वहाँ पर एथिक्स वगैरह रहता है, लॉजिक एथिक्स ये वो, हमको लगता है अपने सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। स्वाति सिंह कुछ नो कहना चाह रही नो हैं। सर, नहीं, जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन पे तो ध्यान दीजिए, ज्यादा टेढ़ा सब्जेक्ट तो वही है। मतलब हेलो, पहले सर। तो उसकी एथिक्स तो आपका 15-20 दिन में भी हो जाएगा अगर इसका कोई कीर्ति? सिलेबस भी होता है तो। हाँ सर, तो मुझे सर पता प्रणाम। नहीं है एग्जैक्टली इस बारे में, तो मैं Good evening, कंप्लीटली इन द डाउट। ओके कीर्ति, नमस्ते मैम। हाँ स्वाति हाँ, सिंह। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम मेरा एमए हो चुका है, मैं तैयारी कर रही हूँ, इस फेज में हूँ। मैम आंसर राइटिंग में तो फिर भी सर का गाइडेंस और सब कुछ ही मिल जाता है, पर एस्से राइटिंग में तो समझ ही नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। जैसे 2 पार्ट होता है, एक थोड़ा स्टैटिक होता है, वो लगभग बुक्स की रेफरेंस ले सकते हैं या कहीं से भी पढ़ सकते हैं, पर एक होता है एनालिटिकल होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तो एक आया हुआ है क्वेश्चन कि नीड ब्रिंग्स ग्रीड, इफ ग्रीड इंक्रीजेस इट स्पॉइल्स ब्रीड। नहीं समझ में आई मुझे आपकी बात, नहीं समझ। फिर से बोलिएगा। मैम एस्से राइटिंग के लिए अगर कुछ टिप्स हों, जैसे अब जिस तरह के टॉपिक पे आते हैं ऐसे, उसमें समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। शुरुआत मैंने आपको बोला ना, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसकी जो डेफिनेशन है, अगर उसके एक डेफिनेशन है, मतलब जो न्यूज स्टोरी और स्टोरी का मैंने अंतर बताया था। फॉर एग्जांपल आप कोई क्वेश्चन पूछिए। यस मैम, नीड ब्रिंग्स ग्रीड, इफ ग्रीड इंक्रीजेस इट स्पॉइल्स ब्रीड। आवश्यकता लोभ की जननी है और लोभ का आधिक्य नस्लें बर्बाद करता है। नहीं ये क्या, ये ऐसे है, ये कोई सब्जेक्ट का क्वेश्चन तो नहीं? ऐसे है मैम, ऐसे। ओके, तब ऐसे को तो न्यूज स्टोरी वैसा नहीं स्टार्ट करना है, उसका तो आपका एक ग्रेजुअल आपका मतलब कोई, जैसे मान लीजिए आप शुरू कर सकते हो कि आपने वो गांधी जी का नहीं है कि देयर इज इनफ इन दिस वर्ल्ड फॉर मतलब नीड ऑफ पीपल एंड मतलब नॉट फॉर ग्रीड ऑफ पीपल, वैसे वैसे करके आप कुछ स्टार्ट कर सकते हो। अगर वैसा नहीं है तो आप कुछ एग्जाम्पल्स उसमें, मतलब आप शुरू से आप कुछ मतलब अभी एकदम से मेरे को सेंटेंस तो नहीं एकदम से ध्यान में आ जाएंगे, बट आप एग्जाम्पल्स के साथ इनको आगे आप बढ़ा सकते हो कि वर्ल्ड में जो ग्रीड है उनसे क्या क्या नुकसान हो रहा है। जैसे कुछ कंट्रीज को पावर की ग्रीड है, मतलब इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स आप देखते हो ना, तो ये ऐसे को तो उसी तरीके से आप आगे बढ़ा सकते हो। मैम यूपीएससी का जो पैटर्न है उसने आदत डाला कि 150 से 200 वर्ड में आंसर लिखने हैं, पर एस्से राइटिंग इतना लंबा हो जाता है तो उसमें जैसे लगता है वर्ड्स की कमी हो रही हो, तो इसको अगर मैं कहीं रेफरेंस लेना चाहूँ तो वो कहाँ से हो सकता है? मुझे भी एग्जैक्टली देखिए क्या है ना, एसे राइटिंग तो आपका, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये नीड ग्रीड वाला है, ये तो आपने जो इतना जनरल स्टडीज पढ़ा कि ठीक है ये कंट्री लोग न्यूक्लियर में इतना आगे बढ़ गए, ये कर दिया वो कर दिया, तो एक तो कुछ तो वहीं से आपका लिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ आपने जैसे 8-10 साल के वही ऐसे के टॉपिक्स पढ़े तो आपको बेसिकली आइडिया हो जाएगा कि यूपीएससी किस प्रकार का पूछती है। ठीक है, तो एक आइडिया आपको रहेगा, प्लस आपकी पढ़ाई का जो आपने, चूंकि एग्जाम की तैयारी आपने की है तो बहुत ज्यादा नॉलेज एकत्र किया है, तो वो नॉलेज आपको हेल्प करेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल्स उसमें दे करके आगे बढ़ना। इसमें बेसिकली आपको ऐसे में क्या होता है ना, आपको अपने थॉट्स लिखने हैं। अब वो थॉट्स आपके किस प्रकार से आगे जा रहे हैं वो तो यहाँ पर मतलब ये बहुत ही छोटा सा सेशन है जिसमें हम बता सकते हैं, बट ये सब वही है कि आपको एग्जाम्पल्स देना, आपको अपने थॉट्स देने, आपको ये नहीं सोचना है कि आप मतलब क्या मैं कहूँ आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप दूसरे को पॉइंट ऑफ व्यू उतना सही लग रहा है या नहीं सही लग रहा है, ये आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां लिख रहे हैं, तो ये बिल्कुल आपके नॉलेज पे, आपका जो कॉमन सेंस है, फिर इन्हीं सब चीजों पे ये डिपेंड करेगा। मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कवर ऐसे आप, लेकिन उसके टिप्स यही हो सकते हैं कि आप 8-10 साल का पढ़ लें, कुछ आप सोशियोलॉजी की बुक्स आप पढ़ लें, जैसे ना 11th-12th की एनसीईआरटी की सोशियोलॉजी की जो बुक्स होती हैं,
वो आप जरूर पढ़ लीजिए। उसमें ना उसमें सोशल टॉपिक्स होते हैं, जनरली सोशल टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा ऐसे रहते हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं कई बार क्लिक कर जाता है। मैंने पढ़ी थी अपने ऐसे के लिए, हालांकि मैंने जो ऐसे लिखा वो बिल्कुल इंटरनेशनल रिलेशंस के एक टॉपिक पे था, सॉफ्ट स्टेट के अप्रोच पे, तो उसमें ये नहीं काम आया, लेकिन कम से कम हाँ मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं हैंडल कर सकती हूँ कई प्रकार के टॉपिक्स। तो आप एक तो सोशियोलॉजी की 11th-12th की ना बुक्स होती हैं एनसीईआरटी की, तो वो आप पढ़ लीजिए। उसके अलावा एक बुक है जैसे इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा, हाँ उस तरह मेरे टाइम में वही थी। अब उसके बाद और भी कुछ बुक्स आई होंगी आपकी, मेरे ख्याल से और भी कई बुक्स उसके बाद आई हैं इस प्रकार से, जो नेहरू के बाद गांधी आजादी के बाद। हाँ, तो इन तरीके के आप बुक्स पढ़ लेंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं आपकी राइटिंग में डेप्थ जो है वो ऐसे में आ जाएगा। ओके मैम, ठीक थैंक यू है। सो मच। यस हेलो, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। गुड इवनिंग मैम। सर बहुत क्वेश्चन हो गए हैं, अब मैं क्या इंटरव्यू के क्वेश्चन का जवाब। मैम लास्ट क्वेश्चन मुझे एक क्वेश्चन चाहिए था। आप जो पूछ चुके हैं वो मत पूछिए बस। सर मैम मुझे गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। प्रेशर कैसे हैंडल करती थी और रिवीजन कैसे करती थी और टाइम मैनेजमेंट कैसे करती थी? तो देखिए सर, टाइम मैनेजमेंट में 18 घंटे पढ़ती थी ना, तो मेरा टाइम ही पूरा मतलब इसी पे जा रहा था। उससे पहले नहीं पढ़ती थी, प्री के पहले। तो रिवीजन लेकिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपके नोट्स भी ऐसे रहने चाहिए कि बहुत आप रिवाइज कर सको उसको बहुत अच्छे से, और टाइम टू टाइम, महीने 2 महीने में अगर आपको लग रहा है कि इस टॉपिक पे मैं बहुत नहीं आगे बढ़ रहा हूँ, तो उसको रिवाइज कर लेने में ही भलाई है। बट रिवीजन तो मस्ट है। एग्जाम में लास्ट में तो होता है कि कई टॉपिक्स रिवाइज। मैम आपका ऑप्शनल क्या था? मेरे ज्योग्राफी और एंथ्रोलॉजी थे, उस समय 2 ऑप्शनल हुआ करते थे। मैम आपने हर टॉपिक का सिंगल पेज समरी बना लिया था, मतलब जैसे शॉर्ट नोट्स एग्जाम से पहले? नहीं, अब कोई जरूरी नहीं कि 100%, बहुत कुछ तो दिमाग में रहता है, लेकिन हाँ जो ऐसा लगा था कि ट्रिकी टॉपिक्स हैं या जिनको भूल जाएंगे, पेपर से नोट लिखे हुए हैं, तो वो सब बनाते थे। मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% नोट्स मेरे हर टॉपिक पे रहे होंगे, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। मैम प्रेशर कैसे हैंडल करती थी, और मैं एग्जाम से पहले स्लीप कितना, मतलब कितने दिन तक पहले आप कितना कैसे मैनेज करती थी टाइम? नहीं, मेरे को मतलब एग्जाम्स ना बहुत, मेरे को एग्जाम के बाद का प्रेशर नहीं हैंडल होता था, क्या रिजल्ट निकलेगा। एग्जाम का प्रेशर तो मतलब मैं बहुत इंजॉय किया मैंने अपने पढ़ाई का वक्त, तो वो तो मुझे प्रेशर नहीं फील होता था। लेकिन हाँ, एग्जाम एक बार मैं दे देती थी तो उसके बाद मेरे घर वाले मेरे को मैनेज नहीं कर पाते थे, क्योंकि मुझे मैं फेल करूंगी। और एक मैडम भारती से ट्राई कर रही है, मुझे लगता है कि एक सवाल उनका भी ले लेना चाहिए। गुड इवनिंग मैम। भारती ऑन करिए। भारती प्रेशर देखिए, मैं एक बार सर बता दूं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चे प्रेशर फील करते हैं। मैं प्रेशर के बारे में सिर्फ एक बात बता दूं, अभी जैसे मैं आईएएस में हूँ, अपनी लाइफ का जो ड्रीम था उसको पा लिया, अभी भी दिमाग बहुत खराब होता है, तो इससे अच्छी तो टीचिंग लाइन। ठीक है, मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि मतलब कहाँ मैं आकर के फंस गया हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ, ये लाइफ का एंड नहीं है। ठीक है, आप आईएएस ऑफिसर बन जाओ, ये लाइफ का एंड नहीं है। इनको लगता है इतना बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गई, ये सब चीजें, ये फैसिलिटीज हैं आपको मिलती हैं ताकि आप पब्लिक के लिए काम कर पाओ, और उतने ही हम लोग प्रेशर भी झेलते हैं। एक सिक्योरिटी है नौकरी की, ये बहुत जरूरी है। मतलब अब तो इतना देखते हैं कि नहीं ठीक है, एक पैर टिकाने की जगह एक सरकारी नौकरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एंड ऑफ द लाइफ नहीं। मतलब इसको कितना भी कहा जाए ना, बच्चे ले लेते हैं वैसे कि नहीं बस अब मेरा नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लाइफ में मतलब मेरे बैच में जितने लोग हैं आज उनसे पूछो, अरे यार कहाँ आके फंस गए, क्या फंसे हुए हैं, ऐसे ही सब बात करेंगे। मतलब एवरीबडी इज फ्रस्ट्रेटेड कि क्या पॉलिटिकल सिचुएशन है, कोई इधर से प्रेशर, कोई उधर से प्रेशर, किसी ने कॉम्प्रोमाइज किया, जिसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया वो खुद ही पता नहीं कहीं पर। मतलब नोबडी इज होल आज के डेट में। जिस प्रकार आया था, जिस चीज के साथ आया था वो नहीं है। ये सब तो जॉब के अपने मतलब ड्रॉबैक्स हैं, सर्विस कंडीशंस, और वो हर जगह, प्राइवेट सेक्टर में काम करोगे तो वो है, जर्नलिज्म में काम करोगे तो वो है, वैसे ही यहाँ पर भी है। हाँ, इसके बहुत फायदे हैं कि आपको एक सिक्योर नौकरी है, वो अलग बात है, लेकिन मतलब एंड ऑफ द वर्ल्ड मैं बोल रही हूँ कि ये नहीं है। आपको कोई खुशी मिल जाएगी जिंदगी में, आप एकदम खुश हो जाओगे, ऐसा इसके साथ नहीं है। और नहीं हुआ तो आप एकदम दुखी हो, कंडेम्ड हो, मतलब ऐसा भी नहीं है। इस फीलिंग के साथ नहीं मतलब करना चाहिए हम लोगों को। बस अपने आप में ना, जिसको क्या कहते हैं, 3 इडियट्स का वो डायलॉग है कि काबिल बनो, तो वो कामयाबी अपने आप पीछे आएगी। तो काबिल बनने पे ध्यान रखना चाहिए, कामयाबी भी नहीं। ये मतलब बहुत इजियर सेड डन है। मैं खुद ही बहुत ही मतलब इसमें बुरी तरह से फेल रही हूँ, बट फिर भी मतलब लाइफ का एंड नहीं है। मैं तो फिर भी बहुत अच्छे कार्डर में हूँ उत्तराखंड में, जो कि यूपी वगैरह में तो हालत बहुत बुरी है ऑफिसर की,
मतलब बहुत ही बुरी है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं यूपी में फंक्शन कर सकती हूँ कभी और हंस सकती हूँ उसके बाद भी। तो बाकी जो लोग कर रहे हैं जो उतना प्रेशर झेल रहे हैं। हेलो, गुड इवनिंग मैम। अखिलेश, थैंक यू वेरी मच मैम। मैडम को और भी काम है तो मैं हेलो, वही सवाल एक गुड इवनिंग मैम। और दूसरे बस लास्ट एक इंटरव्यू का मुझसे कोई मैम वन क्वेश्चन। अभी 1-1 बोल रहे हैं ना एक्चुअली। मैम लास्ट अच्छा रुक जाइए। एक लड़की शिखा भी है, बहुत देर से ट्राई कर रही है, उसने मेरे मोबाइल पे भी भेजा है। शिखा, अखिलेश और भारती, 3 लोगों को अलाउ करूंगा। Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. शिखा Sir, बोलिए। I am also trying from last 30 minutes, sir. मैम मेरा शिखा क्वेश्चन बोलिए। शिखा, Good evening, ma'am. Ma'am, I'm Shikha Singh from PG. I'm PG final year student from the Allahabad University. Ma'am, I have 2 questions. My first question is, ma'am, we all know that it's good to write multidimensional answers in mains. Ma'am, is it possible that we can write answer of geomorphology and climatology? Can we make them multidimensional or can we add some social aspect? नहीं, मेरे को आपकी बात नहीं समझ में आई। आप एग्जांपल्स के साथ प्लीज बताएंगे। मैम लाइक थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, नहीं मतलब ये नहीं समझ में आया कि जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और उसको सोशल से कैसे कनेक्ट करेंगे, वो मुझे क्लियर नहीं। यस मैम, एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है कि क्या हम इसको कर सकते हैं कि जो थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको एज इट इज जो हमने थ्योरी पढ़ी है वो लिखें। Is there any possibility to make them? एग्जाम्पल आप प्लीज बताइएगा। एक तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी ना, बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए यूपीएससी में, ठीक है। जब मतलब हम पीएचडी करेंगे तब हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन यूपीएससी में बहुत एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का जवाब देना। अब माइग्रेशन पूछा जा रहा है तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल जियोमॉर्फोलॉजी में जाने की जरूरत नहीं है कि बिहार में बहुत फ्लड्स आते हैं इसलिए नो, ठीक है। जो टॉपिक पूछा गया है उस टॉपिक पे ही स्टिक करिए। और ये इतनी मिक्सिंग जो है ना वो नहीं, मतलब एडवाइजेबल नहीं है यूपीएससी में, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन ही इतना वेग है कि आपके लिए पूरा ओपन है फील्ड कुछ भी इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है। बट क्वेश्चन अगर टू द पॉइंट है तो मत एक्सपेरिमेंट करिएगा बहुत ज्यादा। हाँ भारती बताइए, आप बहुत देर से My second question is, बस हो गया। I have one more question. आप बोलो। Ma'am, बताइए। Ma'am, what we should keep in our mind while choosing our cadre except personal things? ओहो, वो तो मैंने तो मतलब बहुत ही उसमें गड़बड़ की थी। मैंने तो मतलब सारे टूरिज्म वाले कार्ड्स भर दिए कि घूमा जाएगा, फिर समझ में आया कि घर के पास रहना भी बहुत जरूरी होता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। हालांकि आजकल बहुत मतलब घर के पास बहुत जरूरी होता है क्योंकि हम लोगों की सर्विस ऐसी रहती है, इतने हम लोग प्रेशर झेलते हैं, वी नीड फैमिली हेल्प। और मैंने उस समय राजस्थान मतलब इवन जम्मू कश्मीर भी भर दिया ऊपर। अच्छा, घूमने वाली जगह है तो घूमेंगे जा करके, मतलब ये यूपी में और बिहार में तो गर्मी खा खा करके ही बड़े हुए हैं, तो इनको क्यों देना। बाद में समझ में आया कि नहीं, मतलब यू नीड योर फैमिली, तो उसका ध्यान रखिए। अब पूछिए भारती। Thank you so much. अब पूछिए Good भारती। evening. हाँ बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग, बताइए। My name is भारती मैम from झांसी। मैं बीए सेकंड ईयर की छात्रा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि मैम ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी की मैम कैसे तैयारी करें मैम साथ में? ग्रेजुएशन के साथ जो जो आपको किताबें पढ़नी है ना, आपको बस बेसिकली टाइम आपको अपना मैनेज करना है। देखिए, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट और अगर आईएएस का सब्जेक्ट एक साथ है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और जनरली तो वही रहता है लोगों का, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी आप ये डिसाइड कर लो कि मैं ये 2-3 घंटे मतलब ये करंट अफेयर्स पढ़ूंगी और मैं 2-3 घंटे अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट पढ़ूंगी, तो दिस इज बेसिकली टाइम मैनेजमेंट और कुछ नहीं। मैडम, मेरे साथ एक दैनिक जागरण के वरिष्ठ जर्नलिस्ट यहाँ पर जुड़े हुए हैं, गुरदीप त्रिपाठी जी। Okay, now I am. करता हूँ, मेरी आवाज सुन I left my. गुरदीप जी, आप माइक ऑन करिए। It's okay to left now. गुरदीप जी। जी सर, प्रणाम। अभी शायद हाँ, गुरदीप जी कैमरा ऑन करिए। वो मैडम डीएम टेरी ईवा सहाय जी बहुत दिनों बाद प्रयागराज आई हैं। आप अपना कोई प्रश्न रखना चाहें छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए? मैडम, आपके नजरिए में कैमरा ऑन कर लीजिए। अरे मैं कहीं बैठा हूँ बाहर एक जगह। अच्छा, ठीक। छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहती हैं कि कैसे वो सफल हो सकते हैं?
जी मैंने जैसे मतलब अपने जब मैंने शुरू में भी 10-15 मिनट बोला था तो मैंने यही बोला था कि नॉलेज की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए बच्चों को, ना कि सिर्फ टॉपिक वाइज पढ़ने पे। एक पूरा मतलब नॉलेज, ये स्टूडेंट का जो पीरियड होता है ये कभी लौट के नहीं आता, और आप जितना नॉलेज गेन कर सकते हैं सिलेबस पे कन्फाइंड रह के नहीं, हर जगह से पढ़िए, अच्छी चीजें पढ़िए। उसके अलावा टाइम जो वेस्ट होता है सोशल मीडिया वगैरह में, मैंने उससे दूर रहने की सलाह दी है। पीयर प्रेशर में पढ़ करके वैसे काम करना जो फैशनेबल हो वो बिल्कुल भी इस एज में अवॉइड करने चाहिए। पढ़ाई का जो जीवन होता है, पढ़ाई का ये पीरियड होता है, वो एक तपस्या होती है, और आप जितनी तपस्या करोगे फल उतना ही आपको अच्छा मिलता है। तो इसलिए उसी हिसाब से लोगों को अपने जितने भी प्रलोभन और इस तरीके के रहते हैं उनको किनारे करके, और पढ़ाई के समय, ये जो समय है कभी नहीं आता आपके 25-30 इयर्स जो लाइफ के, जब आप एग्जाम्स देते हो, इसको कंप्लीट मतलब इसको आप अगर आप अपने आप को सरेंडर करोगे इसके लिए तो उसके वैसे ही रिजल्ट आएंगे। और आप सोचोगे अरे यार अभी हम यंग हैं, ऐसा तो समय ही नहीं आएगा, हम मस्ती करेंगे तो फिर उसके आगे की लाइफ में उसके परिणाम भी फिर उतने अच्छे नहीं रहेंगे जितने आपने सोचा होगा कभी। तो इसलिए उससे बेटर है कि आप अपना कंप्लीट इसमें सरेंडर करें, और पढ़ाई में तपस्या की तरह इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। हेलो एक्सक्यूज मी मैम। थैंक यू। एक लास्ट में इंटरव्यू का कह रहा था, मैं उसको इंटरव्यू का बोल देती हूँ कि मैंने कई चीजें। एक्सक्यूज मी मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अभिषेक सिंह प्रिंस, हाँ बताइए। यस मैम, हम मैम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 2nd सेमेस्टर हमारा है जी। तो मैम जैसे पीजी के साथ जैसे यूपीएससी की तैयारी कैसे दोनों साथ में जैसे किया जाए, मैनेजमेंट कैसे? फिर वही बात थी ना, टाइम मैनेजमेंट ही इसमें की है। बस आपको डिसाइड करना है कि ये टॉपिक्स हैं, ये पेपर्स हैं यूपीएससी के, तो मैं इसको ये पढ़ूंगा, इस वक्त ये पढ़ूंगा। कुछ जैसे मान लो इंडिया ईयर बुक है, या फिर आप शुरू कर सकते हो कि आपने जैसे इंडिया ईयर बुक पढ़ना स्टार्ट की तो आपने अगले 10 दिन रिजर्व कर लिए कि मैं इसमें इंडिया ईयर बुक ही पढ़ूंगा। तो या तो आप बिल्कुल एक साथ एक चंक डे का डिसाइड कर दो, जैसे दत्तन सुंदरम पढ़ रहे हो तो इस मंथ में दत्तन सुंदरम पढ़ के खत्म होगा, या डीडी बसु पढ़ो। तो जो बुक्स है उनको आप वन गो में आप कर सकते हो कि जो आपने अपना जीएस का टाइम रखा है तो उस मंथ को उसके लिए रिजर्व कर दिया और उस मंथ में आपने कंप्लीट कर दिया। चलिए थैंक यू मैम। पर्टिकुलर मैम इंटरव्यू का बताइए ना। एक क्वेश्चन सर। इंटरव्यू का बस यही है, देखिए इंटरव्यू की तैयारी भी उसी दिन स्टार्ट हो जाती है। यूपीएससी की तैयारी करते हो, इंटरव्यू में आपका नॉलेज टेस्ट होता है। तो आपने इतनी पढ़ाई की, आपका नॉलेज तो नेचुरली बन गया, आपका योजना हो गया, उसके बाद कुरुक्षेत्र हो गया, द हिंदू अगर न्यूज़पेपर या कोई भी न्यूज़पेपर आप जो पढ़ रहे हो तो उसके जो एनालिसिस वाले पार्ट्स हैं वो आपने पढ़े। तो आपका एक तो नॉलेज वाला जो पार्ट है इंटरव्यू का वो हो गया। दूसरा है आपको वहाँ कॉन्फिडेंस वाला पार्ट होना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला था फिजिकल फिटनेस पे बहुत ध्यान दीजिए आप लोग, ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है आपकी पर्सनालिटी पे, कहीं ना कहीं क्या ये बहुत जबरदस्त तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। तो फिजिकल फिटनेस पे लाउड रीडिंग दे करके, स्टडी सर्कल बना करके एक दूसरे से जब आप डिस्कस कर रहे हो तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू को कितना साफ आप कह सकते हो और सामने वाले को कितना समझ में आ रहा है उसकी प्रैक्टिस भी आपको डेवलप हो जाएगी। तो ये सब सारी चीजें आप करके आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो। इंटरव्यू में इतना ध्यान रखना है कि यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर इधर उधर करने की कोशिश की आपने कि नहीं समझ में आ रहा है लेकिन मैं कुछ और बता करके उनको इधर उधर मिसलीड कर दूं तो वो समझ जाते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने अपना इंटरव्यू, मेरे बहुत हाई मार्क्स नहीं थे, 185 थे मेरे मार्क्स उस समय, लेकिन हाँ मैम इंटरव्यू में लैंग्वेज फैक्टर करता है? नहीं करता। आपका मीडियम अगर हिंदी आपने किया है तो फिर वो आप हिंदी में बोलोगे तब तो वो मैंने नहीं करेगा। मेरे तो जिन्होंने मुझसे इंटरव्यू लिया था वो जेएनयू के हिंदी के ही प्रोफेसर थे। तो लैंग्वेज जो है वो मैटर नहीं करता है ऐसे। बट हाँ, जो आप बोल रहे हो वो डिक्शन बहुत मैटर करता है, आप किस प्रकार से बोल रहे हो जी। हिंदी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले अगर उल्टे सीधे तरीके से बोल रहे हैं, खराब बोल रहे हैं, गलत बोल दे रहे हैं तो क्या फायदा हिंदी वैसा बोलने से। और क्लिष्ट बोल रहे हो, साफ बोल रहे हो, अपनी बात को आप कन्वे कर पा रहे हो तो डिक्शन, प्रोनाउंसिएशंस, एक्सप्रेशंस ये बहुत मैटर करते हैं, ज्यादा मैटर। मैम लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑप्शनल। अब तो हो गया ना सर। मैम एक क्वेश्चन मैम। आपने कहा लास्ट और दो लोगों का आ गया। सर मैडम ऑप्शनल प्लीज। सर ऑप्शनल के लिए सर क्वेश्चन एक है। बैकग्राउंड वो चूज करें या फिर कोई और? नहीं बोलिए, 3 लोग एक साथ में बोलिए। बस मैं लवकुश को अलाउ करूंगा और एक गौरव को अलाउ करूंगा, ठीक है? यस सर। बोलो मैडम सर, कुछ बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं, ये 20 मिनट बाद इनका नंबर आ पाया है। मैडम प्लीज टेल अबाउट ऑप्शनल। सवाल पूछिए। यस सर। हाउ टू चूज ऑप्शनल? नहीं लवकुश को पूछने दीजिए ना।
ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है ना, देखिए बेस्ट तो यही होता है अगर आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, उसको तो कोई बीट नहीं कर सका। लेकिन इन केस किसी वजह से आपको लगता है कि नहीं, मैंने अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स वैसे चुने थे कि मैं यूपीएससी में नहीं कर पा रहा हूँ, तब आप सब्जेक्ट्स अपने चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्लासरूम टीचिंग चूंकि उसमें नहीं हो पाती है, तब मैं एडवाइस करूंगी कि अगर आपको कोई पढ़ा रहा है उसको बैठ करके, या कोचिंग कर रहे हैं, तब कर लेनी चाहिए उस स्थिति में, क्योंकि क्लासरूम टीचिंग का एक अलग इफेक्ट रहता है। और जब आप ऐसा सब्जेक्ट कोई चूज करते हैं जिसका आपका कभी आपने क्लास में उसको नहीं पढ़ा है, किसी आपको सीनियर ने टीचर ने नहीं पढ़ाया है, तो उसके अपने थोड़े ड्रॉबैक्स हो जाते हैं। तो अगर कोई आपको बैठा करके पढ़ाने वाला है तब तो ठीक है, नहीं तो कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हो। वरना सेल्फ स्टडी कई बार थोड़ा सा आप मतलब उतना प्रोफिशिएंसी नहीं गेन हो पाती है, अपने आप को आदमी उतना टेस्ट नहीं कर पाता है कि सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्शंस उसमें हो सकते हैं, बट इन जनरल मैं एज ए रूल बता रही हूँ कि क्लासरूम टीचिंग बहुत मायने रखती है। तो उसको या तो कोचिंग से या किसी से मतलब पढ़ करके कोई आपको गाइड करने के लिए हो, तब उसको मतलब वहां से ब्रिज किया जा सकता है इस ड्रॉप का। बस ठीक है, लव कुछ अपना पूछिए, फिर मैं प्रोग्राम को समाप्ति की ओर ले जा रहा हूँ। अपना सवाल पूछिए, बहुत देर से आप परेशान हैं। I have qualified UPSC NDA exam and I have to go SSB interview. How can I overcome hesitation while speaking in English before interviewer, and how can I improve situation handling skill, मैम? देखिए आप मतलब प्रॉपर आपको वही जो मैंने कहा था ना कि एक आप आधा घंटा ये डिसाइड कर लीजिए कि आप इंग्लिश में लाउड रीडिंग करेंगे। आधा घंटा आप पेपर उठा लीजिए और एक एक लाइन जो उसमें लिखा हुआ है एडिटोरियल का, न्यूज का नहीं, एडिटोरियल का हाफ एन आवर बस आप उसको जोर जोर से शीशे के सामने पढ़िए। उसके बाद जब आप लोगों से बात करें, क्योंकि आपने अगर डिसाइड कर लिया, ऐसे तो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, बट अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको इंग्लिश में बोलना है इंटरव्यू में, तब आप अपने फ्रेंड से जिससे भी बात कर रहे हो आप इंग्लिश में बोलिए उतने समय तक, ताकि आपकी जबान जो है वो खुले। ठीक है, उसमें शर्म मत महसूस करिए कि ये लोग कह रहे हैं क्या इंग्लिश में बोलते रहते हो, बहुत अपने आप को दिखा रहे हो, इस तरीके की चीज नहीं होनी चाहिए। आप मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप फिर इंग्लिश में बात करिए। ठीक है, चलिए चलिए बहुत अच्छा लगा। गौरव बस लास्ट हैं आप, गौरव का हाथ बहुत दिनों, इसके बाद इवा जी मैं क्लोज करूंगा। सर यहाँ कोई एक अमन राय है, ये भी बार बार कह रहे थे। कौन कोई एक यहाँ अमन राय मुझे दिख रहे हैं, ये भी कह रहे थे। Madam, I am a little bit confused about. ऑन करो कैमरा ऑन करो। Ma'am, I am a little bit confused about anthropology optional and mathematics optional. As mathematics is my background, so what should I choose, anthropology or mathematics? आप मैथमेटिक्स में कैसे हो ना, ये चीज उसी पे डिपेंड करेगी। अगर आप यू वेरी गुड, मेरे बैच का जो सेकंड रैंक होल्डर था वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स का था, आईआईटी का स्टूडेंट था, वो मतलब ब्रिलियंट था और मैथमेटिक्स के बहुत थे। मैम, I am also a student of NIT. क्या चीज के? तो इसलिए तब तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप मैथ्स ले सकते हो। और एंथ्रो में अगर आपको कोई भी मतलब बैकग्राउंड नहीं है, नो बैकग्राउंड, हाँ नहीं बैकग्राउंड है, तो आप एक बार सोच सकते हो। बट ये बिल्कुल अपना आपका पर्सनल डिसीजन होगा। अपनी प्रोफिशिएंसी देख के क्वेश्चंस जो मैथ्स के आते हैं यूपीएससी के, उनको आप देख करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, उसके बाद डिसाइड करिए कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैथ्स मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है, मतलब मुझे तो मैथ्स बहुत ही डिफिकल्ट लगती है, तो मैं तो इसमें नहीं बता पाऊंगी। लेकिन ये अगर आप एनआईटी के स्टूडेंट हो, यही अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, आप मैथ्स में अच्छा लाते हो, क्लास में अच्छा करते हो, अगर क्लास में आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो कोई रीजन नहीं है कि आप अपना सब्जेक्ट चेंज करो। तो थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है बहुत लंबा डिस्कशन चला। ऐसे तो बहुत सारे हैंड्स हैं, संतोष और अखिलेश और गौरव और ये भारती, ऐसा तो खत्म ही नहीं होगा शाम तक। लेकिन मैं कहीं ना कहीं मैं ये तो कहीं बहुत सारे सवालों का जवाब बाकी मैं दे दूंगा। ठीक है ना, आप परेशान मत होइए। और अभी ये सीरीज चलती रहेगी, जितनी शाखाएं उतने पेड़। मैं सिर्फ आपका ध्यान ये दिलाना चाहता हूँ कि जब मैंने इवा जी को इंट्रोड्यूस किया था और ये बताया था कि 2006 में बीए और 2008 में मास्टर डिग्री और उसके बाद 2009 में आपने आईएएस क्वालिफाई कर लिया था, ज़रा आप इनके प्रोफाइल से ही बहुत बड़ी नसीहत, बहुत बड़ी प्रेरणा ले सकते हैं कि अगर 2006 में बीए है और 2008 में एमए है और उसके बाद ये दोनों CSIR UGC और 2009 में आईएएस टॉपर, तो आप इनकी सीवी से और इनके करियर से ही आप अपनी ज़िंदगी को ढाल सकते हैं। और आप बहुत ही बेस्ट एज में हैं
जिस वक्त ये सेमिनार चल रहा है, जिस वक्त आप गाइडेंस ले रहे हैं और इनको सुन रहे हैं, हमको लगता है सबसे सुटेबल एज में आप हैं और इसी एज में आपने अपने अंतर्मन की आवाज़ सुन ली। और जैसा कि मैडम ने लास्ट में यही ख़त्म किया है कि किसी की मत सुनिए बल्कि अपने दिल की बात सुनिए, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं आज प्रयागराज की बेटी कह लीजिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की या पूरे भारत को गौरवान्वित करने वाली पर्सनालिटी ईवा सहाय जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारी रिक्वेस्ट को उन्होंने एक बार कहने में एक्सेप्ट किया और हमारे जो बच्चे लगभग 250 इसमें जुड़े हुए थे, बाकी यूट्यूब और उसमें कनेक्टेड हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी छात्राओं को आपने नसीहत दी है अपने ज़िंदगी को संवारने के लिए। और ज्योग्राफी डिपार्टमेंट इलाहाबाद विश्वविद्यालय सदैव आपका रेडी रहेगा कि आपने ऐसे बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के यहाँ पर आई और जब नॉर्मल हालात हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको एक बार अपने डिपार्टमेंट को, अपनी यूनिवर्सिटी को देखने के लिए आना चाहिए। मुझे लगता है कि कभी मैं आपको, आशीष जी को, दोनों लोगों को और बच्चों को इनवाइट कर रहा हूं कि प्रयागराज में आएँ और अपने विश्वविद्यालय को एक बार देख जाएं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों को, मैंने पिछली बार भी कहा था कि तू अपने मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, और मिटा दे अपनी हस्ती, अगर कुछ मर्तबा चाहे तो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, अगर आपको सफलता पानी है तो मेहनत आपको ही करना है, अंतर्मन की आवाज़ आपको ही सुननी है। बस अपने हौसले को, अपनी एनर्जी को, अपने उत्साह को बरकरार किए रहिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा दिन था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए और ये बहुत सारे लोग कनेक्टेड थे। लेकिन आपको मैं बता दूं युवा, जो बच्चे कनेक्टेड हैं तो उनका पूरा परिवार कनेक्टेड है। आपने देखा होगा एक 10th क्लास की बच्ची, उसके गार्जियन आए थे और उन्होंने अपने 10वीं क्लास में बच्ची जो पढ़ रही उसके लिए पूछा। तो आप ये समझ लीजिए कि मतलब ये कितनी बड़ी बात है। बहुत सारे लोग अपने आप को अपना आदर्श मानते हैं और ये पिछले 2009 की बात मैंने बच्चों से की थी, तो मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि 2009 से पहले और 2009 के बाद आज तक बहुत सारे लोग IAS हुए, PCS हुए, लेकिन कोई युवा सहाय नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये मैडम मेरी 1 घंटे से आपको सुन रही है, ये आपको आदाब कर रही है, तो आपको सुन रही है और ये आपकी बहुत बड़ी फैन है। और जब भी यहाँ के जो छोटे भाई बहन जो आपके हैं वो आपको देखना चाहते हैं, जब भी नॉर्मल हालात होंगे तो आप यहाँ पर आएंगी और ये कमिटमेंट आपको बच्चों के सामने करना पड़ेगा। जी सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर। एक तो आपने ये अपॉर्चुनिटी दी, मतलब लाइफ में हम लोग इतने स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं कि ये चीज एकदम से भूल जाते हैं कि मतलब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो एक एटमॉस्फेयर और वाइब्रेशन रहती है सर स्टूडेंट्स की, वो बिल्कुल अलग रहती है। तो कभी और जरूरत पड़ेगी, ऐसे बहुत सीरियस माइंडेड स्टूडेंट्स होंगे सर जिनके काफी वैसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको लगता है कि मैं ही उसका हल कर सकती हूँ, तो हर मतलब महीने 2 महीने में अगर आप कहेंगे कि 1-1 घंटे का कुछ इंटरैक्टिव सेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रखना है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दर्शक देखिए, इसमें एज की बाध्यता नहीं है। 60-65 साल की मेरी मदर भी आपको सुन रहे हैं और इसको बात वाले भी सुन रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा दिन था। आज गुरु पूर्णिमा भी थी, हमारे गुरु जी भी आए, साहे साहब हमारे बड़े भाई हैं, तो ये पूरा बहुत अच्छा दिन था आज के लिए। तो मैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की तरफ से और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से इन छात्राओं की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि फिर कभी मुलाकात होगी ऐसी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। ठीक है बच्चों, फिर अब अगले हमारे जो मेहमान होंगे, हाँ UPSC क्वालिफाई किया है डॉक्टर मनोज पांडे जी जो हैं दिल्ली में हैं, तो उनको मैं लाऊंगा और आप लोग बहुत ही प्रासंगिक सवाल और बहुत ही गंभीरता से अपने सवाल रखा करें और इन्हीं लोगों की ज़िंदगी से आपकी ज़िंदगी जो है संवरेगी और इन लोगों के तजुर्बे से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलता रहेगा। और डिपार्टमेंट खुला है, डिपार्टमेंट खुला हुआ है। जिन लोगों को एनरोलमेंट का इशू है, जैसे BA वाले बच्चे हैं, उनका फॉर्म मैंने फोटो कॉपी करा के रखा दिया है, अपनी ऑनलाइन फीस वगैरह जमा करी है और उसके बाद जो है
उसको फॉर्म को भरिए और सभी एक साथ नहीं, लेकिन अपने काम के लिए आ सकते हैं, ठीक है ना। ओके। पीजी का भी फीस जमा हो रहा है क्या सर? सर पीजी का भी फीस पेमेंट हो रहा है क्या सर? नहीं, अभी तो यूजी का आया है और पीजी का तो ऑलरेडी चल ही रहा है, तो पीजी आप लोग जमा कर दीजिएगा। उसके अलावा जो है देख लीजिएगा और एक बार विजिट करके अपना पता कर लीजिएगा वहाँ पर, अपने काउंटर वहाँ पर जाके, ठीक है। सर एनरोलमेंट ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? नहीं, फीस तो जमा होगी, लेकिन इनरोलमेंट का फॉर्म डिपार्टमेंट में आके भरना पड़ेगा, ठीक है। तो अजय इसको जो है आप उसमें कर लीजिएगा, यूट्यूब में कन्वर्ट करके हमको भेज दीजिएगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू सर सर। मेरा क्वेश्चन एक थैंक यू सर। हाँ बताइए। सर इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैंने वो खुल्लर लिया हुआ था सर, उसमें ज्योग्राफी कम और इंग्लिश ज्यादा दिया हुआ है सर, हमको गाइड करिए सर। आप बहुत सी बुक्स पढ़े होंगे इंडियन ज्योग्राफी की, देखिए समझ नहीं आ रहा है। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक किताब आती थी कुटिनो शर्मा की, लेकिन अब बहुत पुरानी वो किताब है। उसके अलावा प्रोफेसर आरसी तिवारी जी की किताब थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इसका हिंदी और इंग्लिश वर्जन अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी भी अवेलेबल है। 2020 का एडिशन